तो समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, समझेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस भी हम कर सकते थे, दो साइड भी। ये है आपका 11 जनवरी का, अभी 11 जनवरी 2023 का पेपर है ना। मॉर्निंग शिफ्ट यानी पेपर 1 कहेंगे इसको। पेपर 1 पेपर 2 फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस सेम है ना। क्वेश्चंस के टॉपिक सेम है, लेवल सेम होता है ऑलमोस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सकेंगे, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। बताइए, इसमें सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं और इसका जो बोर्ड का आंसर है वो भी बड़ा एकदम सही नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि हो सकता है उसमें मिस्टेक रही हो, बट अगर हम लॉजिकली देखें तो सही नहीं है वो। तो इसमें सी 44% लोग कह रहे हैं, जो कि मैं भी सही मानती हूँ। बोर्ड ने इसको कह दिया है, जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें बी है, बट फाइनली जब वो रिवाइज होकर के वेबसाइट पे डलेगी तो हो सकता है चीजों में सुधार हो जाए, है ना। चलिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आंसर जो है बी हो जाए, किसी भी स्थिति में बी सही उत्तर नहीं हो सकता हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तो शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सकेंगे, यानी बेसिक रीडिंग स्किल्स जो है उनकी वो डेवलप हो पाएंगी। इसके लिए एक शिक्षक द्वारा क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से मदद की जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ जो है शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। जब बेसिक बुनियादी कौशल की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी पहले वाला ऑप्शन ही लगाएं, जो कि पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। बी ऑप्शन पे आते हैं, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। ये बहुत ही बेहतर तरीका नहीं माना जाता कि आप एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दे दो बच्चों को और काम बन जाएगा, है ना। सी ऑप्शन है, वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। ऐसा यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि बेसिक रीडिंग स्किल सिखा रहे हैं हम, और पहले ही हम ये नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली पेश कर देंगे तो जिसको पहले पढ़ने में दिक्कत है तो और दिक्कत होने वाली है। तो बेटर ऑप्शन वैविध्य तकनीकी का प्रयोग करना ही है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो प्रिंटेड मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, है ना। प्रिंट रिच एनवायरमेंट कहते हैं इसको, कि आपके आसपास जो है किताबों में कई बार जैसे ए फॉर एप्पल या अ से अनार है तो अनार बड़ा बड़ा छपा हुआ है, उस तरह से वो सारी विविधतापूर्ण तकनीकी का प्रयोग यहाँ करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय कि ए और बी के। तो हम जाएंगे यहाँ सी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। ये शब्द है, यानी कक्षा 2 की बात हो रही है। बच्चा कितने साल का होगा? 6-7 साल का, 7 साल का मानेंगे हम, ठीक। 7 ईयर्स का बच्चा है। शिक्षिका जो है मुद्रित विषय सामग्री यानी प्रिंटेड जो मटेरियल है उस पर फोकस कर रही है। उसमें जो परिचित शब्द होते हैं, यानी प्रिंटेड मटेरियल होगा, मान लीजिए उसमें कुछ शब्द लिखे होंगे, है ना। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे हिंदी में, परिचित हैं। परिचित क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर रिपीट होते हैं, है ना। सकता है, चुका है और पानी हो सकता है, या कुछ इस तरह की बेसिकली ये शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी वजह से परिचय बच्चों का इन शब्दों से हो जाता है। इन शब्दों को इंग्लिश में भी ये टॉपिक एज इट इज मिलता है। क्या कहते हैं? साइट वर्ड्स कहते हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं, जिससे बेसिकली बच्चा जो जरूरी वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो शब्द, उनको वो जान पाए, उनसे परिचय हो पाए उसका, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है, हम इस चीज पे फोकस करते हैं, साइट वर्ड्स पे। इंग्लिश में ये होते हैं व्हाट हो गया, दीज, दैट, में, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी वही आपकी जो शब्दावली है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम साइट वर्ड्स कहते हैं। तो कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों का जो प्रिंटेड मटेरियल है उसमें जो बार बार आने वाले शब्द हैं उनके थ्रू बच्चों को एक बेसिक समझ उनकी बन जाए, निपुणता भरी पहचान, कि वो शब्द को देखते ही पहचान जाए। जब इस तरह के शब्द आते हैं तो हम फटाक से पहचान लेते हैं। हमें शब्द पढ़ने के लिए क्या है? साइट वर्ड है। हम तुरंत से हमारी नजरों के सामने आएंगे और हम समझ जाएंगे या पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो विषय वस्तु के शब्द यानी जो कंटेंट में है वो ही शब्द होंगे, कठिन शब्द होंगे, निष्क्रिय शब्द होंगे। जी नहीं, ये सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है। निष्क्रिय तो वो होते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली ये वो वाली बात है कि नब्ज पकड़ने वाली बात है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी हुआ है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक से अधिक भाषा का ज्ञान, यानी जब बच्चा बहुभाषिता की ओर जाएगा, यानी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, मोर देन वन लैंग्वेज, एक भाषा से ज्यादा भाषा का ज्ञान। सिलेबस सेम है, कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, ठीक है ना। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या है? भाषा कक्षा में, यानी बच्चे को हिंदी भी आती है जो उसकी मातृभाषा है, बच्चे को क्या आती है? इंग्लिश भी आती है, बच्चों को कोई और तीसरी भाषा भी आ सकती है, यानी एक से ज्यादा भाषाएं जानना क्या है? भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। तो हम कहते हैं कि जो बहुभाषिता होती है वो एक संसाधन के रूप में देखते हैं। ये आपका एक टॉपिक भी है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम सिलेबस है, ठीक। तो भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ नहीं बन सकती। एक से ज्यादा भाषाओं का जानना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, यानी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है यदि वो 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानता हो। तो बहुभाषिता जो है या एक से अधिक भाषा जानना कभी भी बोझ या बैरियर का काम नहीं कर सकता। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, यानी जब नए कक्षा कक्ष में कोई सीख रहा होगा तो वो एक लेवल पे आ जाएंगे सारे बच्चे। या फिर नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है, यानी कि बैरियर बनेगा अगेन। तो ये तो नेगेटिव ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। सबको एक लेवल पे लाएगा, इसकी जरूरत होती नहीं है। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान हमेशा क्या करेगा? मदद करेगा। अगर आपको एक भाषा आती है तो दूसरी भाषा सीखने में वो चीज हेल्प करती है। तो नवीन भाषा के सीखने में
सीखने सिखाने में मदद करता है, एक रिसोर्स, एक संसाधन का काम करेगी। अगर आपको एक भाषा आती है, एक से अधिक भाषाएं जो है वो संसाधन के रूप में होती है, ना कि बाधित नहीं करती हैं वो आपके भाषा के सीखने को, या बोझ नहीं बनती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70% लोग सही उत्तर दे भी पा रहे हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो एक शिक्षिका है, कक्षा 4 की बात हो रही है। तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। तो विद्यार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद यानी एक छोटा सा पैराग्राफ है, 7-8 लाइन का हो सकता है, 6 लाइन का हो सकता है, 5 लाइन का हो सकता है। तो एक स्मॉल पैराग्राफ है जिससे समझ बनाने को वो कह रही हैं कि बच्चे उस अनुच्छेद को पढ़ें और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती हैं कि उसमें कहा क्या जा रहा है, या गलतियां हैं तो कहां हैं, या क्या बात कन्वे हो रही है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती हैं। जहां जरूरत पड़ने पे बच्चों को अगर गहराई से समझने में दिक्कत हो रही है कहीं, तो उसकी हेल्प भी कर देंगे टीचर। साथ ही डैश का, तो वह डैश का अभ्यास कर रहे हैं। किस चीज का अभ्यास करा रही हैं? जब वो एक छोटा सा अनुच्छेद, एक पैराग्राफ को डीप में पढ़ने की बात कर रही हैं और उसको पढ़ के समझने की या परीक्षण करने की बात कर रही हैं, तो ये विस्तृत पठन होगा। देखिए, जब एक पैराग्राफ ही छोटा है तो विस्तृत पठन तो संभव नहीं है। विस्तृत पठन के लिए बड़ी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो विस्तृत पठन नहीं कहेंगे इसको। पहेली पठन, पहेली की कोई बात नहीं हुई है। सहयोगी पठन, ऐसा नहीं कहा गया कि ग्रुप में बैठ करके पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात होती तब समूह अधिगम या सहयोगी पठन की बात होती कि बच्चे साथ में ग्रुप बना करके, समूह बना करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन ने लैंग्वेज का कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, क्या पूछने की कोशिश में है वो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ये गहन पठन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गहन पठन कहलाएगा। और गहन पठन हम इसलिए कराते हैं ताकि बच्चे की समझ बेहतर हो और ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है गहन अध्ययन से। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। बच्चा खुद से पढ़ के समझने की जो प्रवृत्ति है वो उसके अंदर विकसित होगी। किससे? गहन पठन से। इन डेप्थ जब वो किसी चीज को जानने की कोशिश करेगा, प्रॉपर एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा उस चीज का, ठीक है ना। और गहन पठन जनरली हम मौन वाचन कराते हैं इसका। मौन वाचन आप समझते हैं, मन में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इससे स्वाध्याय की भी जो आपकी हैबिट है यानी सेल्फ स्टडी की, वो बढ़ती है। दूसरा, गहनता से आप किसी चीज को समझते हैं। वो जो छोटा सा अनुच्छेद है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको गहराई से पढ़ने की बात चल रही है और गहराई से पढ़ के समझने की बात चल रही है, ठीक। तो ये गहन पठन जो है इसका सही उत्तर होगा। विस्तृत के लिए बड़ी सामग्री का होना यहां जरूरी हो जाएगा, है ना। विस्तृत मतलब बड़ा, विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यावहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए, यानी रियल लाइफ सिचुएशन की बात हो रही है। वास्तविक एवं व्यावहारिक, बिहेवियरल एस्पेक्ट में जो रियल लाइफ से कहीं जुड़ी हुई बात का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। यानी हम भाषा को सिखाने के लिए एक लैंग्वेज टीचर के रूप में, या फिर यहाँ पे तो अगर प्राइमरी लेवल पे देखें तो आप सब कुछ ही हैं, सारे विषय पढ़ा लेते हैं। तो भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यावहारिक स्थिति आप प्रेजेंट कर रहे हैं जहां उसको रियल लाइफ में भाषा को यूज करने का मौका मिलेगा। तो सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कौन सी है? संरचनात्मक, यानी स्ट्रक्चर में तोड़ दो तो इससे तो मुश्किल हो जाएंगी चीजें। स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति जिसको ऑडियो विजुअल या ऑडियो मेथड कहते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं बेसिकली इंग्लिश में। द्विभाषी यानी दो भाषाओं का प्रयोग की बात यहां हुई नहीं है। संरचना परक पे हम क्यों जाएं जब हमारे पास वास्तविक स्थिति की बात हुई है। दैट मींस स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति यानी सिचुएशन बेस्ड हम सिखाएंगे बच्चे को। बच्चा गया है कहां, मार्केट में क्या लेने, सब्जी, तो वहां पे वो भैया से बोलेगा कि भैया ये चीज दे दो, इतने में दे दो, तो वहां वो भाषा भी सीख रहा है। तो हम सिचुएशन के हिसाब से व्यावहारिक स्थितियों का प्रयोग करके सिखा रहे हैं। तो ये स्थिति परक भाषा शिक्षण हो जाएगा क्योंकि वास्तविक एवं व्यावहारिक परिस्थिति यानी रियल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पठन पूर्व कार्य, यानी पढ़ने से पहले जो हम कोई एक एक्टिविटी कराते हैं, डैश होते हैं, किस लिए होते हैं, किस बारे में होते हैं, ये बताइएगा। इस पे काम चल रहा है निशा शर्मा, कुछ तो टीम में कुछ डिस्कशन चल रहा है। नेहा डोंट वरी, जो आपकी जीएस की और उसकी क्लास है ईवीएस की, उस पर काम हो जाएगा, आ जाएगा काम वो गंगम, है ना। जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑफकोर्स आपको हर जगह काम आएंगे। और लाइक शेयर करना आज आप भूल जा रहे हैं, मेरी तबियत थोड़ी ढीली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक शेयर करना भूल जाएंगे। पठन पूर्व कार्य यानी पढ़ने से पहले, रीडिंग से, प्री रीडिंग कह लीजिए आप इसको, शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं ये काम। या फिर बी ऑप्शन कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए होते हैं। पढ़ने से पहले ही कठिन शब्द दे देंगे। फिर आएगा शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। या पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए होते हैं। देखिए, पठन पूर्व कार्य यानी अभी आपने चैप्टर शुरू नहीं किया, उसके आसपास की बातें होंगी, टीचर आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो इसमें आप सभी उत्तर जो है वो गलत दे रहे हैं। इसका उत्तर जो है ए सही होगा। उसका रीजन है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए कि वो कितना जानते हैं ऑलरेडी, इसलिए वो एक्टिविटी कराई जाती है। यही आपका ऑफिशियल आंसर कहता है, ठीक है ना। ये सुनने में अच्छा है, टेक्निकली अच्छा नहीं है सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, यानी जब आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं। एक होता है भाषा अर्जन, दूसरा होता है भाषा अधिगम। अधिगम में प्रॉपर एफर्ट लगेगा, स्कूल में जाके भी आप सीख सकते हैं, उसमें उसका व्याकरण हो सकता है भाषा अधिगम के समय। लेकिन अर्जन में जो आप अपने आसपास से, अपने परिवेश से अर्जित कर लेते हैं भाषा को बोलना, जब आप पहली बार सीख रहे होते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। हिंदी में भी सेम है ये टॉपिक, इंग्लिश में भी सेम है ये टॉपिक, बताइएगा, ठीक है, बताइए फटाफट से। बी ऑप्शन 49% लोग कह रहे हैं।
कूकना हमें सबको पता है कि कूइंग जो है ना, इसलिए हिंदी और इंग्लिश अलग नहीं है। आपको यहाँ पे ये समझना होगा, जो बेसिक आपसे पूछा जा रहा है वो सारा सिलेबस सेम है, एक एक पॉइंट सेम है हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस का। कूकना यानी कूइंग जो है, जब बच्चा जो है किलकारी मारना या बेसिक जिस लैंग्वेज का, जिस उसके बोलने का वो बस आवाजें निकालता है, उसका मतलब कुछ नहीं होता। कब शुरू हो जाता है? लगभग 3-6 वीक्स के अराउंड, 1.5 महीने के आसपास, ठीक है ना। तो ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पेडागोजी में जब हम सीडीपी बाल विकास पढ़ रहे थे तब भी आपको ये सारे स्टेप्स लिखवाए थे। आई थिंक पहली या दूसरी क्लास होगी, यूट्यूब वाली ही एक क्वेश्चन आया था उसमें। इसीलिए सीडीपी जो है आधार है, बेस है बाकी सब्जेक्ट की, पेडागोजी का भी। तो अगर हम बात कर रहे हैं कूकना, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है। कूइंग के बाद हम जनरली क्या पढ़ते हैं? बैबलिंग। बैबलिंग को बलबलाना कहते हैं कि बच्चा बा मा इस तरह के शब्द बोलना शुरू कर देगा। अच्छा, बलबलाना कहां कहां है? यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे नहीं है। समग्र बोधी नहीं। हालांकि इन्होंने जो आंसर की में गड़बड़ की है उसमें सी दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है? कूइंग यानी कूकना। कूकना बोले तो किलकारी या बेसिक आवाज निकाल रहा है बच्चा, जिसका कोई मतलब नहीं है। बलबलाना होता है सिंगल सिलेबल वर्ड, सिंगल सिलेबल जो शब्द होते हैं जैसे बा मा इस तरह के, 6 महीने के आसपास वो बोलने लगेगा ये चीज। फिर आता है समग्र बोधी अवस्था। इसको एक शब्द की अवस्था भी आप कह सकते हो समग्र बोधी को, कि अब वो एक शब्द ठीक से बोलने लगा है जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे पानी हो सकता है, दादा हो सकता है, मामा हो सकता है ना। यहां सिर्फ सिंगल सिलेबल था बा, वहां पे वो बा भी बोल पाएगा, पानी भी बोल पाएगा। एक शब्द का उच्चारण, 1 साल की उम्र होती है, 1 से 1.5 वर्ष की, समग्र बोधी कहते हैं जिसको हम। यहां पे गड़बड़ क्यों है? यहां तक तो ठीक है बात, लेकिन तारशैली वाक 2 शब्द से पहले, जबकि इसके बाद जब वो एक शब्द सीख गया तो 2 शब्द अवस्था आएगी, 2 शब्दी अवस्था, जहां पे वो 2 शब्दों को जोड़ करके बोल पाएगा। एक पहली बार एक नया वाक्य बनाना सीखेगा। नया वाक्य सबसे पहले 1.5 से 2 वर्ष की उम्र है। इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कह सकते हैं। हिंदी में भी टेलीग्राफिक लिख के आ सकता है ऐसे, टेलीग्राफिक है ना, 2 शब्द की जगह टेलीग्राफिक भी आ सकता है। 2 शब्द जोड़ करके एक नया शब्द बनाना सीखता है। फिर इसके बाद तारशैली आती है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है ये ऑप्शन, नहीं तो यहां तक की बात जो है सही थी। तो ये गड़बड़ है यहाँ। तो तारशैली वाक मतलब अब वो प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगेगा। 2 से ज्यादा बड़े जो सेंटेंसेस हैं, शब्द हैं, उनको जोड़ करके वो प्रॉपर सेंटेंसेस में बात करने लग जाएगा। 2 शब्दी अवस्था से निकल करके अब वो 2 लाइन के सेंटेंस भी बोलने लगेगा। तो ये हुई आपकी बात। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो डी ही आपको सही उत्तर यहाँ मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये क्या कहता है समझिए एक बार, और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जवाब दीजिएगा। मैं तो ब्रश कर रही हूँ और आपका वीडियो देख रही हूँ। बहुत बढ़िया नेहा, आप तो मल्टीटास्क करें भाई, हैं? इतना मल्टीटास्क नहीं करना, पढ़ लो। कहाँ दिक्कत आ रही है प्रियांशु? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। सही उत्तर कौन सा होगा बता दिया ना अंशु, लास्ट वाला डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमें इसी को मार्क करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में गलती हो जाए तो अगली बार आंसर की में भी वो चीज रिवाइज हो जाती है। अदरवाइज आप उसमें क्वेश्चन भी नहीं उठा पाएंगे, उस क्वेश्चन को आप चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि चैलेंज करने से कुछ खास होता भी नहीं है, बट प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि एक बार गलत दे दिया, अगली बार सही दे दिया उत्तर, है ना। और अभी फाइनल आंसर की जो रिवाइज आंसर की आएगी, हो सकता है मतलब जब अपलोड करेंगे ये फाइनल वेबसाइट पे, तो उसमें चीजें ठीक भी हो जाए कुछ हद तक। तो 2-4 क्वेश्चन अगर ऐसा हो रहा है तब भी हमें जो हमारा फैक्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन या तो ऐसे होते हैं, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा लिया भैया इसका तो आंसर हम यही देंगे, तो उस केस में सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ये रेयर है, क्योंकि आज से पहले ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो इसमें हम गलत अगर आंसर मार्क कर लेंगे तो हमारे लिए गड़बड़ है। कल को ना तो हम उसे चैलेंज कर पाएंगे और ना ही जरूरी नहीं है कि वो अगली बार भी गलती दे दें उत्तर। तो उस केस में हमें ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें संभावना होती है 2 ऑप्शन सही होने की, यहाँ पे संभावना नहीं है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय, यानी हम सिर्फ जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है या एकल शब्द मतलब सिंगल वर्ड्स जो हैं, उनकी बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखते हैं। यानी अर्थ क्या निकल रहा है किसी चीज से, किसी वाक्यांश को पढ़ के, किसी अनुच्छेद को पढ़ के, किसी कविता को पढ़ के, तो उसके अर्थ पे हम जाते हैं, उसके बाद हम बाकी की संरचना को समझते हैं। ऐसे नहीं करते कि वर्ड मीनिंग से शुरू करके और बाद में पूरा अर्थ जानेंगे, है ना। यहाँ पे हम पूरी सार को समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा उपागम है ये पूछा है। अब इसमें भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, ये होती है एक तो टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में यहाँ पे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच कह सकते हैं। तो शीर्ष पाद को जो है टॉप डाउन कह सकते हैं और ऊर्ध्वगामी जो है इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जा सकता है। तो अब ये बात हमने बहुत बार डिस्कस की है, बस इन्होंने भाषा को जो है थोड़ा सा हेरफेर कर दिया भाषा में, कि जो ऊर्ध्वगामी उपागम है बॉटम अप, इसमें हम क्या करते हैं, एकल शब्दों पे फोकस करते हैं, व्याकरणिक संरचना पे फोकस करते हैं, फिर पैराग्राफ पे जाते हैं, यानी पहले वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ समझेगा बच्चा, शब्दार्थ के बाद हम जाते हैं एक सेंटेंस पे, सेंटेंस यानी एक वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद हम कहां जाते हैं, एक पूरे आपके जो स्टोरी है उस पे पहुंचते हैं। जबकि यहां बात हो रही है पूर्णता, सीधा अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में, यानी एक कविता है तो उसको संपूर्ण रूप में पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद उसके अर्थ पे जाएंगे या उसके बाद उसके सेंटेंस पे जाएंगे, यानी उसके वाक्यों पे जाएंगे, फिर शब्द अर्थ पे जाएंगे। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होगी जो एज अ होल देखती है, जो एज अ होल या पूर्णता में देखती है किसी चीज को। तो यहाँ पे बॉटम से अप नहीं, अप से बॉटम जाएंगे या टॉप से डाउन की तरफ जाते हैं। इसको शीर्ष पाद कह सकते हैं, या ये कई बार अधोगामी भी लिख देते हैं, हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये निगमनात्मक नहीं हो सकता क्योंकि निगमनात्मक जो है वो पूर्णता की ओर की बात नहीं करेगा, वो नियम से किसकी ओर, उदाहरण की ओर बात करेगा। तो भाषा बदल जाएगी, पूछने की जो शैली है वो बदल जाएगी। अगर निगमनात्मक पूछेगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी ऊपर, ठीक है ना। एकीकृत उपागम की यहाँ कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ जोड़ के किसी के साथ ऐसी कुछ बात इन्होंने की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको 2-4-6 सेशन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हिंदी के साथ में मेरे, अपने आप तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही एक समझ विकसित होगी कि अब इनका जो पूछने का लहजा है वो कैसे बदला है। आज के सेशन में दिक्कत आ सकती है कई लोगों को क्योंकि हल्का सा इन्होंने पैटर्न ही बदल दिया पूरा हिंदी पूछने का, या लैंग्वेज की पैडागोजी। इंग्लिश में दिक्कत उतनी नहीं होगी जितनी हिंदी में हो जाएगी अभी, क्योंकि कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट की है। उसका रीजन है एज इट इज ट्रांसलेशन को जो है छाप के दे दिया, मतलब ट्रांसलेशन नहीं करना था, जबकि जैसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे ऑफलाइन में वो सही तरीका था क्योंकि वो हिंदी के प्रॉपर्ली डेडिकेटेड क्वेश्चंस बनते थे। अभी मुझे तो देख के यही लग रहा है कि प्योर ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। तो एक बार मैराथन वगैरह भी देख लो तो थोड़ा इजी हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। यानी खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए, यानी जो खराब प्रदर्शन है बच्चों का, या ठीक से वो मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं या फेल हो रहे हैं मान लीजिए बहुत सारे बच्चे, तो क्या जानने की कोशिश करेगा टीचर, पहले कारण जानने की कोशिश करेगा कि भाई रीजन क्या है, बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं या खराब अंक क्यों ला रहे हैं। क्योंकि शिक्षार्थियों की बात हुई है, सिर्फ एक भी बात नहीं हुई है, एक बच्चे की बात होती है, सबसे पहले आप कारण जानने की बात करते हैं। अब इसमें पता नहीं वो आंसर की कहां से प्रकट हुई है, इसमें भी इन्होंने गलत उत्तर दिया हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें गलत उत्तर देने का बनता भी नहीं है। कारण जानते हैं तो वो निदानात्मक परीक्षण है, इन्होंने दे दिया निपुणता परीक्षण, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मास्टरी नहीं देख रहे हैं हम बच्चे की कि कितनी उसको मास्टरी हासिल है, मास्टरी वाला टेस्ट नहीं है ये। जब आप खराब अंक पहले से पता है कि खराब प्रदर्शन है तो फिर मास्टरी किस बात की। तो खराब प्रदर्शन जो है या खराब अंक जो है उनके पीछे का कारण जानने की बात हो रही है। उसके लिए जो परीक्षण लिया जाता है हमेशा 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 ऑलवेज क्या, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हिंदी में निदान परीक्षण कहते हैं। हिंदी में भी आता है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में भी आता है ये क्वेश्चन, ये आपका ईवीएस में भी पूछा जा सकता है जरूरत पड़ने पे, और सीडीपी में भी आता है। तो निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक, डायग्नोज करते हैं। जैसे आपका डॉक्टर अगर आपको 4 दिन से बुखार है सीधा दवाई नहीं दे देगा कि 15 दिन से बुखार है और सीधा दवाई ले लो, वो डायग्नोज करने की कोशिश करता है, टेस्ट कराएगा, आप लैब में जाएंगे, है ना, सैंपल, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर पता किया जाएगा क्या बीमारी है, फिर उसके बाद इलाज किया जाएगा। तो ऐसे ही पहले निदान किया जाता है, पता लगाया जाता है कारण का, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो निदानात्मक के बाद हमेशा उपचारात्मक शिक्षण की बात निदानात्मक के बाद होती है। क्यों? क्योंकि हमें अगर रेमेडियल टीचिंग देनी है तो पहले हम डायग्नोज करेंगे, पहले हम पता लगाएंगे कि समस्या है कहां, ठीक है ना। अगर बिना टेस्ट कराए भी डॉक्टर दवाई देता है तब भी वो आपसे लक्षण पूछेगा कि ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, वो भी डायग्नोज करना है एक तरह का, ठीक है ना। उपलब्धि परीक्षण होता है कि आपको ये जानना है, अचीवमेंट टेस्ट, कि कितना हद तक बच्चों को आता है जो आपने कराया है। जबकि यहाँ खराब अंक का पहले से बताया हमें कि उपलब्धि कितनी है, खराब है, उसका कारण जानने की बात हो रही है। अभिक्षमता परीक्षण होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आप किस क्षेत्र विशेष में अच्छा कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप किसी और चीज में अच्छे हैं, आप गाने में अच्छे हैं, तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है किसी स्किल या किसी कौशल को जांचने के लिए। तो एक ही मात्र ऑप्शन है जो यहाँ सही है, वो है ए ऑप्शन, इसी को हमें समझना है और यही सही उत्तर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक बच्चा जोड़े में मतलब पेयर, 2 बच्चे होंगे, और समूह में, यानी जब उसको पेयर के साथ, यानी 2 बच्चे जब साथ में काम करते हैं तब भी वो अच्छा काम करता है, समूह में यानी ग्रुप में भी वो सक्रिय भूमिका यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लेके आ पाता। मतलब जब बात लिखित परीक्षा की आती है तो वॉट एवर मे द रीजन भी, कोई भी रीजन हो सकता है इस चीज का, बट हमें नहीं पता, उसके अंक अच्छे नहीं आते। जब लिखित परीक्षा की बात होती है, जब उसको हम ग्रुप में कोई वाद विवाद परीक्षा में कोई चर्चा करनी हो या कोई भी हम उसको टास्क देते हैं तो कर लेता है, लेकिन लेखन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। आप शिक्षार्थी की कैसे हेल्प करेंगे? ऑप्शन है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हो, प्रशंसा से उसकी लेखन कौशल जो है अच्छा हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई। बच्चे के माता पिता को कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, मतलब आपने सॉल्यूशन तो निकाला, हमेशा सॉल्यूशन निकालने की बात कर, यहाँ आप कह रहे हैं पिताजी को बता, माता जी को बता ले जाओ इसको, है ना। फिर आता है सी ऑप्शन, माता करते हुए कि वह है उसकी पढ़ाई, तो यह कि माँ बाप को पढ़ाई में मदद नहीं कर रहे हैं, बिना हमें कारण जाने, बिना कुछ हमें पता है कि वह कोई 4 ऑप्शंस में से हमारे पास एक ही उत्तर है जो थोड़ा सा बेटर है या बाकियों से अलग है, एलिमिनेट करने के बाद बचता है, और सही उत्तर भी यही है, आपका ऑफिशियल भी यही है। उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। बेसिकली सिर्फ परीक्षण नहीं दे रहे होंगे आप यहाँ पे, जब ऐसा यहाँ हो सकता है या अज्यूम किया जा सकता है, माना जा सकता है कि बच्चे को लिखने के मौके कम मिल रहे हो, या फिर अगर उसको उस तरह के मौके दिए जाएं, उस पर वो काम करे तो वो चीज बेटर हो जाएगी और वो परीक्षण भी दिए जाएंगे उस चीज में और आपकी भी हेल्प लगेगी। अब इसको और अच्छे तरीके से ये लिख सकते थे, बट यही हमारे पास एकमात्र बेहतर ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से नंबर हमें यही दिलाएगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
जंगल बुक की मोगली के बारे में बात हुई है। मैं ये आपको हमेशा मजाक में जो है भाषा अर्जन और अधिगम में हमें, और इस बार इन्होंने पेपर में पूछ लिया, ये बड़ा अचंभे की बात है ना। देख के जाते हैं क्या वीडियोस, मजाक कर रहे हो। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी। यानी जो मोगली था, मूवी भी देखी होगी कई लोगों ने, नहीं तो एक किताब है जंगल बुक प्रॉपर जिसमें कुछ कहानियां हैं। क्योंकि मानव संपर्क, तो वो जंगल बुक में मोगली की भाषा में कमी थी। बेसिकली वो भेड़ियों के साथ रहता था और जंगल में रहता था, तो उसको लोगों की भाषा या मानव भाषा जो है वो नहीं आ पाई बोलनी, वो उन्हीं की भाषा में बात करता था, जिसको हम यहाँ कमी कह रहे हैं। क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था, यानी ह्यूमंस नहीं थे उसके आसपास, मानव नहीं थे उसके आसपास, जंगल का पूरा समाज था और जंगली जानवर थे, ये हम कह सकते हैं। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? यानी ये जो हमारे पास एविडेंस है कि यदि हम बच्चे को समाज भाषा जो एक वैक्यूम में नहीं विकसित होती, लोगों के साथ अंतःक्रिया करके सीखी जाती है। अगर हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में कोई भाषा बोलता ही नहीं होगा तो बच्चा भाषा बोलना कैसे सीखेगा, है ना। तो भाषा तो एनवायरमेंट से आती है, वातावरण से आती है। इसमें कुछ हद तक जो है आपकी हेरिडिटी, आनुवंशिकता का रोल है, लेकिन मुख्य रोल जो है वो आपके वातावरण का है, ठीक है ना। तो ये जो साक्ष्य है ये क्या बताता है? आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। बात बिल्कुल सही है कि यदि एनवायरमेंट नहीं है, सही परिवेश ही नहीं है जहां वो मानव भाषा बोल पाता, तो हम कहेंगे कि ये दिक्कत इसकी वजह से रही होगी। बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, इसमें भी इन्होंने ऑफिशियल आंसर में गड़बड़ की है। मुझे लगता है कि वो ऑफिशियल आंसर जो है कुछ शीट जो है सही नहीं आई होगी, या तो हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि सारी बाकी आंसर जो है सीडीपी वगैरह के सब सही है, सिर्फ हिंदी में होगी दिक्कत, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ गड़बड़ रही होगी इनके एंड पे। तो बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये ऐसी बात हो गई आपने पहले अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, ये हमने कैसे टेस्ट कराया था, कोई है नहीं पता लगेगा। उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था, भाई उसको तो जो मिला उसने वही सीख लिया। तो एक सही आयु में, हमें पता है नॉम चॉम्स्की, इस उत्तर के लिए हमारे पास पूरे वैलिड रीजंस हैं कि एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं? नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भैया जो आपका लेड है, यानी भाषा अर्जन यंत्र है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो एक उम्र तक ही सॉलिड रहता है, या मैं कहूं उसको ज्यादा एक्टिव रहता है, फिर धीरे धीरे वीक हो जाता है, ठीक है ना बात। तो नॉम चॉम्स्की भी अगर हम यहाँ पे रेफरेंस में रखें तो हम ये समझ सकते हैं कि एक उम्र तक, जो शुरुआत के साल है आपके बाल्यावस्था तक के 5 से 10 वर्ष का बच्चा ज्यादा जल्दी भाषा सीख जाएगा, बजाय कि एक 25 वर्ष के व्यक्ति को नई भाषा सिखाने में समय लग सकता है। तो एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था, इसलिए वो भेड़ियों की भाषा सीखेगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। क्या कहता है ये? अर्थ क्रियात्मकता यानी प्रैग्मेटिक्स की ओर संकेत करता है। अब ये देख रहे हैं आप, पहले क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते थे, डिफरेंट तरीका था। अब इन्होंने वही इंग्लिश और हिंदी को ऐसे कंफ्यूज किया है, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स पहले भी थे हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन पूछने का तरीका या लहजा बदल जाता था, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। प्रैग्मेटिक्स की ओर संकेत हो रहा है। प्रैग्मेटिक्स क्या होते हैं भाई लैंग्वेज में? प्रैग्मेटिक्स होते हैं प्रैक्टिकल यूज से संबंधित, यानी व्यवहारिकता से संबंधित भाषा की प्रैक्टिकल यूज के। जब आप पिताजी से बात करते हैं तो एक डिफरेंट लहजे में बात करते हैं, और जब आप अपने दोस्तों में बात करते हैं तो आप डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। पिताजी को यार कहेंगे तो 2 गालियां पड़ सकती हैं, या बुरा भला आपको कहने को मिल सकता है। पिताजी कह सकते हैं मैं तुम्हारा यार लगता हूं क्या, है ना। जबकि आप अपने दोस्तों में यार कहेंगे तो वो बहुत ही नॉर्मल बात होगी। तो ये क्या हुआ? भाषा को आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में, व्यावहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, वो है आपका अर्थ क्रियात्मकता या फिर प्रैग्मेटिक्स लैंग्वेज का। तो भाषा के सामाजिक नियम, भाई समाज ने तो बनाए ये नियम, या विद्यालय भाषा की नीति है, ये विद्यालय की अनुदेशन की भाषा यानी इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है जिसमें पढ़ाया जाएगा, वो प्रैग्मेटिक्स है, या फिर शैक्षणिक भाषा है। तो हम कहेंगे भाषा के सामाजिक नियम की बात हो रही है कि हम व्यावहारिकता में या प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे यूज कर रहे हैं, वो है प्रैग्मेटिक्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? ये कहता है निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता? नॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है। एक आकलन तत्व के रूप में, यानी एक असेसमेंट टूल के रूप में, यानी जिससे जांचा जा सके भाषा की समझ को। तो पहला ऑप्शन है व्याकरण। किसकी बात हो रही है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। भाषा के कौन से पक्ष की बात हो रही है? कविता की बात हो रही है, एकांकी की बात नहीं हो रही है, कोई आपके वैसे पाठ की बात नहीं हो रही है जिसमें कोई कहानी हो, है ना। तो एक कविता की बात हो रही है, पोयम की बात हो रही है। तो मैं एक आकलन तत्व यानी एक असेसमेंट टूल, अगर आपको बच्चे की कविता की समझ को जांचना है तो क्या आकलन का तत्व हो सकता है? व्याकरण। क्या आप बच्चे से उसका व्याकरण के बारे में बात करने लग जाएं? शब्द भंडार, भाई बिल्कुल, अगर कविता में कोई ऐसा शब्द है तो आपने पूछ लिया अच्छा बताओ इसका क्या मतलब समझ आया तुम्हें, तो इसका मतलब आप असेस कर पा रहे हैं, आकलन का एक तत्व हो गया कविता को जांचने का, कि शब्द भंडार आपको ट्विंकल ट्विंकल या मछली जल की रानी है तो जल का मतलब अगर आप पूछ रहे हैं तो शब्द भंडार से आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है। तो ये बात तो ठीक है, और शब्द भंडार विकसित भी होता है इससे। काव्यात्मक उपकरण जो भी उसमें यूज हुए हैं, चाहे कविता की अंतर्वस्तु, लेकिन व्याकरण का यूज हम कभी भी कविता के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करते कि हम बच्चे को व्याकरण सिखा रहे होंगे कविता के संदर्भ में, कि हम उससे व्याकरण के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें यहाँ जब बात कविता की हो रही है। तो ए ऑप्शन जो कि सही दे रहे हैं आप लोग सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट है ये, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाह पूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? यानी मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा, यानी मातृभाषा अर्जित भाषा है, आपने अपने एनवायरमेंट से मान लीजिए हिंदी है,
तो हिंदी का प्रयोग, हिंदी क्या हो गई, मातृभाषा हो गई, जो बच्चे को उसकी मातृभाषा हो गई, है ना, मातृभाषा। ठीक, तो हिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं लक्ष्य भाषा सिखाने के लिए। लक्ष्य भाषा होती है, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं इसको। लक्ष्य भाषा, जो भी भाषा को आप सिखाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, ये अंग्रेजी हो सकती है ज्यादातर स्कूल्स में, है ना, कि भाई टारगेट लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी हो सकती है। अगर बच्चे की मातृभाषा यहां पर कुछ और है और स्कूल में हिंदी सिखाई जा रही है, तो वहां हिंदी लक्ष्य भाषा बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि मातृभाषा का मतलब हिंदी होता है और लक्ष्य भाषा का मतलब अंग्रेजी होता है, ये बदल सकती है। लक्ष्य भाषा हिंदी भी हो सकती है, लक्ष्य भाषा तमिल भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है। जो भी भाषा सिखाने का लक्ष्य रखा जा रहा है वो लक्ष्य भाषा है, वो टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो वो कौन सा मेथड है, जब हम हिंदी लैंग्वेज में, मैंने इस पे भी एक डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस क्लास, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी या सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट है हिंदी पेडागोजी की पूरी, इंग्लिश पेडागोजी की पूरी, ईवीएस की, है ना। तो हिंदी यानी मातृभाषा का प्रयोग, यानी जो बच्चे को पहले से आता है उसका प्रयोग आप लक्ष्य भाषा सीखने में करा रहे हैं। यानी मुझे हिंदी आती है और मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूं, तो मैं हिंदी की हेल्प लूंगी। हेल्प कैसे लूंगी, मैं कहूंगी मुझे पता है कि हिंदी में जल कहते हैं पानी को, अब मुझे जल पता है, अब इस जल को वाटर कहेंगे इंग्लिश में। ये क्या किया मैंने, हेल्प ले ली, किस चीज की, अपनी मातृभाषा की लक्ष्य भाषा को सीखने में। कहां होता है ये, ग्रामर ट्रांसलेशन में होता है, जिसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं कई लोग। व्याकरण अनुवाद विधि में ये चीज होती है ना। 43% लोग ए कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। प्रत्यक्ष विधि होती है डायरेक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा आप सिखाना चाह रहे हैं, या दो भाषाएं नहीं होती, यहां मातृभाषा का यूज ही वर्जित है। मतलब आप मातृभाषा प्रयोग नहीं कर सकते प्रत्यक्ष विधि में, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश में ही बात करो, नहीं तो 5 रुपए फाइन लगेगा अगर हिंदी बोलोगे तो। ये प्रत्यक्ष विधि में कोई और भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, जो आपकी लक्ष्य भाषा होती है सीधा उसी का इस्तेमाल होता है। तो प्रत्यक्ष विधि तो उत्तर हो नहीं सकता। ठीक, द्विभाषी पद्धति या श्रव्य भाषा पद्धति, अगर यह मातृभाषा की बात नहीं हो रही होती, कोई भी दो लैंग्वेज की बात हो रही होती, तब हम द्विभाषी कह देते। लेकिन मातृभाषा का ट्रांसलेशन होता है, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं हम नई भाषा सीखने में, उसको व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या होता है, बोलने पे पकड़ नहीं आ पाती बच्चे की, लिखना भाषा को सीख जाता है वो, या व्याकरण उसका सीख जाता है, लेकिन जो मौखिक भाषा है वो अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें हम ट्रांसलेशन पे फोकस ज्यादा करते हैं। देखिएगा, सीडीपी तो इजी, क्या कह रहे हो, सीडीपी तो इजी हो गई है और हिंदी हार्ड, थोड़ा टाइम लगेगा, नेहा डोंट वरी, है ना। ये इसको ना, इसके एक माइंडसेट होता है किसी भी एग्जामिनर का, या क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा रहा है नई तरीके से, तो उसमें ढलने में टाइम लगेगा आपको थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है। यानी डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी विकार है, पता है हमें, ग्राफ से याद रखना होता है। डिस्ग्राफिया लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इसीलिए मैंने सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस उठाए हैं कि पहले आप इन्हीं को डाइजेस्ट कर लें, और ये पीडीएफ मैं सबसे पहले दे दूंगी, आज रात में आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ताकि इसको आप समय से रिवाइज कर लें, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है, यानी डिस्ग्राफिया के बारे में सही बात नहीं है। पहला, यह सीखने की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। हाँ, बात सही है भाई, लिखने की जो क्षमता होती है बच्चे की वो प्रभावित होती है, बात सही है। यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी पॉसिबल है, लेखन में जो है समस्या बच्चे को आती है, बाधा होती है। यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। सकल मोटर होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है ना, और तार्किक चिंतन होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग। फिर आता है डी ऑप्शन, यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। यानी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं डिस्ग्राफिया की वजह से। बिगड़ी हुई लिखावट, इलेजिबल यानी अपठन योग्य, मतलब पढ़ नहीं सकते आप, पढ़ने योग्य नहीं होती, लेजिबल नहीं होती आपकी जो लैंग्वेज है डिस्ग्राफिक बच्चे की, बात तो सही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें भी बढ़ावा देता है, तो सही शब्द शायद बढ़ावा देना ना होकर के यहाँ बाधित करता है, ये हो सकता था, लेकिन फिर भी इससे जो बेटर ऑप्शन है हमारे पास, आंसर इन्होंने यही कंसिडर किया है। मैं वेट करूंगी एक बार जो भी ऑफिशियल आंसर की आती है उसके लिए। हम यहाँ पे जाएंगे सी के साथ। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में उतनी समस्या उत्पन्न नहीं होती। हालांकि आपके स्किल्स में हो सकती है समस्या उत्पन्न, लेकिन ग्रॉस मोटर नहीं होगी, होगी तो फाइन में ज्यादा होगी, ग्रॉस में उतनी नहीं होनी चाहिए, हो सकती है बट उतना डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मुझे नहीं लगता। और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, कुछ हद तक आपकी थिंकिंग एबिलिटी प्रभावित होती है, लेकिन सीधा लॉजिकल कह देना। तो हालांकि इस चीज पे हम दोनों को ही ये नहीं कह सकते कि ये खराब है और ये सही है, दोनों में ही डाउट है। तो एक काम कर लेते हैं, डी के साथ ही चले जाते हैं। उसका रीजन ये है कि एटलीस्ट ऑफिशियली मान तो रहे हैं उस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि खराब ये भी बढ़ावा देता है। बढ़ावा देना इज मतलब नेगेटिव वर्ड, यहाँ बढ़ावा देता है कहना पता नहीं कितना सही होगा। अभी इनके ट्रांसलेशन के कारण हो रही है इस तरह की मिस्टेक्स, नहीं तो जो सही उत्तर इस हिसाब से बनेगा जैसे लिखा हुआ है, सी बनेगा। तो इस पे हम अभी कोई सही उत्तर नहीं मार्क करेंगे, एक बार ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। अनटिल अनलेस आप जो है सही आंसर की आपके पास ना आ जाए, तब तक इस पे क्या ही मतलब फाइनल नहीं कह सकते इसको। फिर भी इससे बेटर ऑप्शन सी ही रहेगा।
ना, कि बढ़ावा देता है शब्द जो है, हालांकि ये डी ही मान रहे हैं, तो इसको तो हम ठंडे बस्ते में ही डालेंगे, इसको डाउट में ही डालेंगे इस पे, क्योंकि ये इतना डीप है अगर इसको समझा जाए। अदरवाइज तो 1 मिनट लगेगी मुझे ये कहने में कि ग्रॉस मोटर स्किल्स को उतना प्रभावित नहीं करता या तार्किक चिंतन को उतना प्रभावित नहीं करता, और ये डी तो सही है कि खराब वर्तनी तो होती ही है इसमें, और लिखावट भी जो है खराब हो जाती है, लेकिन बढ़ावा देता है ये कहना गलत होगा। कोई प्रोत्साहन वाली चीज थोड़ी ना है, बाधित करता है, समझ में आता है। तो लैंग्वेज को कई बार किस तरह से पूछा गया उस चक्कर में भी आंसर गलत और सही हो जाता है, तो इसको डाउट में डाल लेंगे। बट अगर मान लीजिए हमारे पास ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, रिवाइज नहीं होता है आंसर, तो हमारे विचारों को आकार देती है, यानी जो विचार हमारे हैं उनको एक शेप देकर के, भाई मुझे कुछ कहना है, मेरे मन में कुछ बात है, मैं भाषा के माध्यम से उसको एक आकार दे पाऊंगी, एक शेप दे पाऊंगी जो आप तक पहुंच पाएगी, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। यानी जो हमारे विचार हैं वो, उनको आकार कौन देगा? भाषा देगा, भाषा देगी। और हम दुनिया को जिस तरह से देख रहे हैं और चिंतन करते हैं उसका निर्धारण भी भाषा करती है। ये इंग्लिश पेडागोजी में पहले आया करता था, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो ये हिंदी पेडागोजी में भी पूछ लिया जाने लग गया, ठीक है ना। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2015-15 के टाइम से आता है ये क्वेश्चन। और समझते हैं कहानी है क्या, आएगा भाई, पीडीएफ भी आएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज डिसाइड्स और डिटरमाइंस थॉट्स, यानी हमारे विचार कैसे होंगे, ये हमारी भाषा से प्रभावित होंगे। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में उस तरह का लिटरेचर भी पढ़ रहे होंगे, आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत जान रहे होंगे, कुछ और होगा इस तरह का उस संस्कृति में। तो भाषा जो है वो आपके विचार को प्रभावित करती है, कि आपका सोचने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है। तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट, ये बात सैपर-वोल्फ कहते हैं। इन दोनों की एक हाइपोथेसिस थी, इंग्लिश में भी ये ऐसे आता है पेडागोजी में, हिंदी में भी। सैपर-वोल्फ हाइपोथेसिस या प्राकल्पना या परिकल्पना इसको हम कह सकते हैं। जो लोग इसमें जवाब कुछ का कुछ दे रहे हैं उनको समस्या होने वाली है ना। सब अलग अलग जवाब इसमें देने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ये सापेक्षता, रिलेटिविज्म जैसा कुछ है वो नहीं होगा यहाँ। भाषा का समाजीकरण तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। स्टीफन क्रेशन तो बात करते हैं कि जैसे हम पहली भाषा को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, वैसे ही हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं। भाषा अर्जन होता है कि जब आप नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण में जो भी भाषा बोली जाती है उसको अर्जित कर लेते हैं। जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, जबकि अर्जन क्या है? अर्जन हो गया ये कि आपने नेचुरली प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को अर्जित कर लिया, समेट लिया, आपके अंदर वो आगे भर लिया। अधिगम होता है जब आप प्रॉपर उस लैंग्वेज के नियम जाने, उसके कायदे कानून जाने, स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उसकी साहित्य पढ़ रहे हैं, उसका तब जाके भाषा सीख पा रहे हैं, वो अधिगम है, उसको लर्निंग कहते हैं। और अर्जन को एक्विजिशन कहते हैं। तो सैपर-वोल्फ की ये प्राकल्पना है। ली वोल्फ और सैपर, ये दोनों मिलकर के, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो भाषा है वो हमारे विचारों को आकार देती है, यानी भाषा से विचार जो है वो शेप में आते हैं। दूसरा, ना सिर्फ आकार देती है, जो भी भाषा है वो हमारे थॉट का भी निर्धारण करती है कि विचार कैसे होंगे। इसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, कि भाषा निर्धारित करती है कि विचार कैसा होगा। तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। यानी जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं रेपिटेड प्रैक्टिस के माध्यम से, एफर्ट के माध्यम से, है ना, तो उसी तरह से आप भाषा भी सीखते हैं। ये किस सिद्धांतकार के विचार से मेल खाता है? अब ये सिद्धांतकार हर बार पूछे जाते रहे हैं, लेकिन बस घुमा करके पूछ लिया है। हर दिन कोशिश रहेगी एक हफ्ते में हम 2 से 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट करें, ठीक है मुनेश, बहुत बढ़िया। हाँ चले बताइए, बी ऑप्शन 37% लोग कह रहे हैं, यानी चॉम्स्की कह रहे हैं। आप लोग तुक्के क्यों लगाते हैं इतने, हैं? बात क्या चल रही है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अन्य अनुभव के माध्यम से चीजें सीखता है। जिसने अनुभव के माध्यम से कह दिया उसने हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को साइड कर दिया। समझ पा रहे हो? अगर बहुत हद तक देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कहानी क्या है कि मानव भाषा भी उस तरह सीख रहा है जैसे बाकी चीजें सीख रहा है। एक बार गिरा, संभला, फिर साइकिल चलाना सीखा। टीवी में किसी को बोलते देखा, किसको, डोरेमोन को, गलत बोला, तुतला करके बोला, माँ बाप ने कहा वेरी गुड, शाबाश, या फिर थोड़ा सा कहा कि बेटा इसको ऐसे ठीक कर लो, तो अगली बार ठीक कर लिया। ये जो प्रोसेस है, इमिटेट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, एफर्ट करेगा, ये स्किनर कहते हैं ऐसी बात कि जैसे बाकी चीजें हम सीखते हैं वैसे ही हम लैंग्वेज सीखते हैं अनुभव के आधार पे। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। अभी यहाँ पे अध्यापिका को बीच में ला करके पूछ लिया है, आप सभी कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी में मैं देख रही हूँ, है ना। पियाजे की अगर हम बात करें तो पियाजे तो बस सिंपल बात कह रहे हैं कि विचार भाषा से पहले आता है, विचार के बाद भाषा आती है ना। विचार से भाषा की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये कहेंगे कि जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, वहां पे एक्टिविटी करके लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। वाइगॉत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे। चॉम्स्की कहेंगे कि आंतरिक क्षमता होती है भाषा अर्जन की,
तो आपको समझना पड़ेगा कीवर्ड किसके बारे में किसने क्या यूज किया है। स्किनर या तो अनुकरण की बात करेंगे कि हम अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से भाषा सीखते हैं, है ना। तो अभ्यास के माध्यम से जैसे बाकी कौशल सीख रहे हैं वैसे ही हम भाषा सीख रहे हैं, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक, तो ये तीनों चारों के लिए अलग अलग कीवर्ड वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चे की पूर्व भाषक अवस्था की विशेषता क्या है, यानी भाषा से प्री लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं कि प्री लैंग्वेज स्टेज से पहले की। तो भाषा विकास का जो शुरुआत है वो कब से होती है, कोई बताना चाहेगा? भाषा विकास की जो शुरुआत है वो रोने से हो जाती है। क्राइंग पहली स्टेज होती है, फिर जाकर के कूइंग आता है, फिर बैबलिंग आता है, फिर वन वर्ड स्टेज आती है, यानी पहले बच्चा रोता है जन्म के समय, वो भी भाषा का ही एक चरण मान लेते हैं, रोना। फिर कूकना आता है कि जब वो 6 हफ्ते में, 1.5 महीने के आसपास छह पे कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी आवाज निकालेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर बलबलाना आता है जब वो 6 महीने के आसपास क्या करेगा, बा मा सिंगल सिलेबल वर्ड बोलना शुरू करेगा। फिर 1 साल में सिंगल वर्ड पानी खाना, फिर 2 साल तक आते आते 2 शब्दों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना शुरू कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 शब्द स्टेज तो भाई 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आएगी। अभी कहां से आ गई, ये पूर्व भाषक थोड़ी, ये तो भाषक अवस्था हो गई। एक शब्द भी 1 साल के आसपास आता है बोलना प्रॉपर तरीके से। ठीक, तार शैली वाक्य तो प्रॉपर टेलीग्राफिक स्पीच हो गया, 2 शब्द जोड़ के एक नया वाक्य बनाना, ये 2 साल के बाद या 2 साल के अंदर आएगा, 1.5 से 2 वर्ष के बीच। तो बच्चे की पूर्व भाषक अवस्था की विशेषता है कि रोना कूकना बलबलाना, रोने से शुरू करके ये पहले भाषा से पहले की अवस्था हो गई। रोना कूकना बलबलाना, ये मैंने भाषा विकास के चरण बताए हुए हैं, यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी पेडागोजी की भी, इंग्लिश पेडागोजी की भी, एक बार उसको जरूर देख लें, अदरवाइज दिक्कत बनी रहेगी। तो रोना कूकना बलबलाना ये पूर्व भाषक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फटाफट से, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे शरीर की भाव भंगिमा, यानी जो हमारे हाव भाव हैं और देखने का तरीका, यानी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, डैश के उदाहरण है। तो हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव, एक वो वाइब कह लीजिए एक तरह की, क्या है ये, बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है। संकेत कहेंगे इनको, अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे, शाब्दिक कहेंगे, शब्द की तो बात ही नहीं हो रही अभी, यहाँ कंप्यूटर मध्यस्थ संप्रेषण कहेंगे, यहाँ कंप्यूटर कहां से बीच में आ गया। ये हमारे हाव भाव, हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इसको नॉन वर्बल कहेंगे या अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे, जहां शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बॉडी लैंग्वेज से सारी बात कन्वे हो रही है। संकेतों की भी यहाँ बात नहीं हुई है कि हम संकेत कर रहे हैं किसी तरफ, संकेत भी यहाँ अशाब्दिक व्यवहार में ही आ जाएंगे अगर देखा जाए, ठीक है, कि शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है, संकेत मत कहिए इसको, ठीक है ना। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, बट ऑफलाइन में थोड़ा इजीली पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आप उम्मीद मत करना कि बिल्कुल इजीली पूछ लिए जाएंगे। लैंग्वेज हो सकता है यही प्रयोग की जाए, क्योंकि ये पढ़ने में उतने बड़े नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है, यानी हर एक लैंग्वेज में क्या होते हैं, नियम होते हैं, यानी सिस्टम है। लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम, हम ये कहते हैं कि भाई भाषा जो है एक प्रॉपर नियमों से बधी हुई प्रणाली है, जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। यानी इन नियमों की व्यवस्था के कारण हम अर्थ निकाल पाते हैं, शब्दों को जोड़ पाते हैं, मीनिंग तक पहुंच पाते हैं। नियमों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है? नियमों की व्यवस्था भाषा में व्याकरण कहलाती है। एकदम 57% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वाक्य संरचना, किसी वाक्य में नियम कैसे काम करते हैं, उसकी संरचना कैसी है, कहां कर्ता आएगा, कहां कर्म आएगा, कहां बाकी चीजें आएंगी, क्रिया आएगी, वो वाक्य संरचना से संबंधित जो वाक्य संरचना, यानी एक वाक्य के अंदर जो नियम है वो वाक्य संरचना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरी भाषा में बात कर रहे हैं नियम की, तो भाषा की जब हम बात करें और नियमों की व्यवस्था की बात हो भाषा में, तो व्याकरण की बात हो रही है, क्योंकि व्याकरण क्या है, वो नियमों की व्यवस्था से ही संबंधित है भाषा के अंदर, ठीक है। और व्याकरण कैसे सिखाना चाहिए, हमेशा याद रखना है संदर्भ में, यानी कोई कहानी सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ और चल रहा है, कोई प्ले चल रहा है, वहां आपने नियम सिखा दिया कॉन्टेक्स्ट में, रटवाने नहीं होते नियम कभी भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, क्या कहता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बताइए फटाफट से पोल में जवाब दे करके। गुड इवनिंग भाई, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो ममता, इस बार थोड़ी सी हिंदी की प्रैक्टिस ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं घुमाने वाले हैं, है ना। टॉपिक वही है, बस पूछने का तरीका इनका चेंज हो चुका है, और ऊपर से हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम अंतर छोड़ा है कई लोगों को। तो निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है भाई भाषा के बारे में बताइए। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। देखिए प्रत्येक भाषा की एक लिपि नहीं होती है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है कि क्या कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़े बहुत फेरबदल के साथ कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हिंदी आज की डेट में आप हिंदी में थोड़ी लिख रहे हैं, देवनागरी में थोड़ी लिखते हो हिंदी, जब आप टाइप करते हो, है ना, आप पूछते हो कैसी है या कैसी हो। अब ये भाषा तो हिंदी है, लिपि तो कुछ और है, रोमन स्क्रिप्ट में आप लिख रहे हैं, ये तो इंग्लिश में। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, थोड़े बहुत फेरबदल से। तो हर एक भाषा की एक लिपि होती है ऐसा नहीं है भाई, संस्कृत की भी वही लिपि है, हिंदी की भी वही लिपि है, रोमन में कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो लिखी जाती हैं, तो इसका मतलब एक लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जा रही हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि हर भाषा की एक इंडिपेंडेंट अलग से लिपि है, फिर तो लिपि कम पड़ जाएंगी, भाषा इतनी है। तो ये कहना गलत होगा कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और हर बार आने की संभावना होती है, एक फ्री का नंबर है अगर किसी ने ये पॉइंट समझ लिया तो।
प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जी नहीं, लेकिन हर भाषा थोड़े बहुत फेरबदल से किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, यह भी कहना एकदम गलत होगा। बिना व्याकरण सीखे भाषा सीखी जा सकती है, बाद में आप व्याकरण की तरफ जाते हैं भाषा से, संदर्भ से। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, इन दोनों में टक्कर है कांटे की बिल्कुल, कि हम ये कह सकते हैं कि 50-50% चांस है कि या तो उत्तर ए होगा या तो उत्तर बी होगा। बताइएगा फटाफट से कि क्या होना चाहिए जवाब आपका। ए ऑप्शन 47% लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं यासिर, काम चला लीजिए आज ऐसे ही, नेट की स्पीड खराब है अगर आपके यहाँ। 47% लोग ए कह रहे हैं और बाकी के लोग आई थिंक बी कह रहे होंगे। देखिए भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, इस चक्कर में कई लोग फंसे होंगे, बात ठीक हो गई आपकी, लेकिन ये माना जाता है कि जितने भी विषय हैं वो सब भाषा का, शब्द का इस्तेमाल करके ही तो नॉलेज को हम बिल्ड कर पा रहे हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तब भी आप लैंग्वेज के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तब भी कोई तो भाषा प्रयोग हो रही होगी वहां, अगर आप फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं तो कोई तो भाषा होगी। तो भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है, यानी जो नियम, जो सब्जेक्ट, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भाषा है। तो भाषा व्यवस्थाओं की भी, या भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप बाकी सारी व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं। तो इसको सिर्फ वैज्ञानिक व्यवस्था तक कहना गलत होगा, क्योंकि ए ऑप्शन इससे बेटर हमारे पास अवेलेबल है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण की अवधि क्या है। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं। अब ये हालांकि भाषा के बारे में नहीं है, लेकिन भाषा के बारे में है। याद कीजिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला पीरियड। अब वहां पे भाषा और गणित की तो बात कर रहे हैं कि बेसिक भाषा और गणित हम सिखा पाए बच्चे को, उसको बेसिक स्किल्स आती हो, वो अपना नाम लिखना तो जानता हो एटलीस्ट बाय द एज ऑफ 9 ईयर्स। तो कक्षा 3 तक 2026-27 तक का ये मिशन है FLN, जिसकी हम बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उससे आप जोड़ करके इसको देख सकते हैं। अब इसमें सबका जवाब जो है वो अलग अलग है, इस पे हम बात कर लेते हैं, है ना, इस पे हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण, आपको पता है फाउंडेशनल स्टेज को बुनियादी चरण कह रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज। अगर इसको देखा जाए पूरा तो ये कितने साल का है, 5 साल का है। शुरुआत में 5+4+4+3 का सिस्टम है ना। इस 5 में शुरुआत के जो 3 साल हैं वो है हमारे आंगनवाड़ी पीरियड, बाल वाटिका पीरियड, फिर उसके बाद के जो 2 साल हैं वो है हमारे कक्षा 1 और 2 वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुनियादी चरण है वो टोटल मिलाकर के 5 साल उसकी अवधि होनी चाहिए। हालांकि इस पे अभी कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक आंसर की मैं चेक कर रही थी उसमें इन्होंने 2 वर्ष दिया हुआ है। अगर 2 वर्ष देते हैं तो वो सिर्फ क्लास 1 और 2 को काउंट कर रहे हैं बुनियादी में, जो कि नहीं होना चाहिए। हम इसमें डी के साथ ही जाएंगे 5 वर्ष। किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे 5 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष किसने कह दिया भाई? 3 से 8 वर्ष के बीच की अवधि है ये, लेकिन अवधि पूछा है, बच्चे की एज कितनी है ये नहीं पूछा है ना। तो ये टोटल मिलाकर के 5 वर्ष का टाइम है जिस समय में ये बुनियादी चरण चल रहा है। तो आंसर इसका डी बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए देख लेते हैं। देखिए एक बार, ये है नया स्ट्रक्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। पहले चलता था 10+2 का सिस्टम के 10 साल तक, कक्षा 1 से 10 और 11-12। अभी क्या है 5+3+3+4, वो 534 से आपको याद कराया था। 5+3+3+4 ये नया सिस्टम है, जिसमें 5 जो है वो फाउंडेशनल पीरियड कहते हैं इसको प्रेपरेटरी पीरियड कहेंगे 3 साल को, इसको हम मिडिल स्टेज कहेंगे, और फिर आपका सेकेंडरी स्टेज हो जाएगी लास्ट के 4 साल, ठीक है ना। FPMS से आपको याद कराया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने पढ़ाई हुई है यूट्यूब पे, एक बार आप देख सकते हैं वो क्लास, ठीक। तो शुरुआत के 5 साल हैं जिनको फाउंडेशनल पीरियड कह सकते हैं, जिसमें शुरुआत के 3 साल बाल वाटिका या आंगनवाड़ी पीरियड है या प्री स्कूल पीरियड, और बाद के 2 साल कक्षा 1 और 2। और हमें पता है 8 साल तक या बाय द एज ऑफ 9 से पहले बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक यानी लिखना पढ़ना और अंकगणित की बेसिक स्किल्स आ जाएं। ये हम चाह रहे हैं बुनियादी चरण में ही, 3 से 8 वर्ष के बीच में ही, 9 साल से पहले। कक्षा 3 में बच्चा कब आएगा? 9 साल के आसपास ही। तो ये 5 साल इसका सही उत्तर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने कोई और कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं है कि कक्षा 1 और 2 की ही बात नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ, नहीं तो 2 साल भी इसका उत्तर हो सकता था। तो हम 5 के साथ ही जाएंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और जवाब दीजिए, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कोई बात नहीं रश्मि, अभी कुछ सेशन होंगे ना हिंदी इंग्लिश के, मैं इसको इजी बना दूंगी, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, मैं समझ रही हूँ आपको समस्या हो रही है। निम्नलिखित में से, अभी तो ये आपको इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कि हलवा नहीं बचा है अभी जो ये हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी, लेकिन हम इसको बना लेंगे, पहले इजी हुआ करती थी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का सोर्स कौन सा हो सकता है इन सभी सोर्सेज में से? लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्रोत पहला है जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, यानी जो आसपास लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं बच्चे, तो इसको हम कहेंगे कि भाषा विकास का एक स्रोत है, माध्यम है, कह सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा बोली जा रही भाषा, अब इस पे हमारे पास सच में बहुत अच्छे से साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि क्या वो सुन रहा है एग्जैक्टली और कितना उसको भाषा उस समय आ जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं चलो कुछ तो सुनाई देता ही होगा। बच्चों को जन्म देते समय मां द्वारा बोली जा रही भाषा, इतना होश होगा बच्चे को उस टाइम, बट
चलो इसको तो हटाना इजी है। बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा जो हमें एक्टिव बच्चा नजर आ रहा है या जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा वो है डी ऑप्शन। हम कह रहे हैं बाकी के तीनों गलत हैं ही नहीं, हम कह रहे हैं बिल्कुल जड़ से गलत नहीं मान सकते हम बाकी के तीनों को, लेकिन डी इनसे कहीं बेटर है। सबसे ज्यादा जो भाषा का विकास होगा, जो अच्छा स्रोत सबसे ज्यादा माना जाएगा वो माना जाएगा कि जब बच्चों के साथ बातचीत हो रही है, यानी बच्चे एक्टिवली सक्रिय रूप से भागीदार हैं उस प्रक्रिया के, तो बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा बोली जा रही जो अक्सर माँ भाषा का प्रयोग करती है वो सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि सबसे क्लोज भी वही है, पहला शिक्षक माता को ही कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो बेहतरीन सोर्स इनमें बनेगा वो डी ऑप्शन ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9। एक बालिका है, बालिका के बारे में क्या पूछा है ये देखिए एक बार, प्रैक्टिस से इजी बन जाएगा, डोंट वरी, आएगा खुशबू रीड का बैच भी। देखिए, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश किया है। बुनियादी चरण समझ रहे हैं, 3 साल से 8 वर्ष के बीच की अवधि है ना, 3 साल के आसपास का बच्चा होगा। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है, यानी जो भी आसपास उसको दीवारें मिल रही हैं, घर पे हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, आड़ी तिरछी लकीरें वो खींच रही है। इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता बट बच्चा कुछ कुछ करना शुरू कर देता है, जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ना कोई मतलब है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है या संख्या बोध का विकास है? देखिए, ऐसा आपको लग सकता है कई क्वेश्चंस में कि यार ये भी तो हो सकता था, इसमें क्या दिक्कत थी, लेकिन कुछ ना टर्म्स होते हैं, जैसे नाउन की एक फिक्स्ड डेफिनेशन है, संज्ञा की एक पक्की परिभाषा है, अपनी मर्जी से हम नहीं कुछ भी कह देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब इस तरह की बात आती है ना स्क्रिबलिंग की, कि भाई बच्चा कुछ भी अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश कर रहा है, बुनियादी चरण में है, इसको आरंभिक साक्षरता या फिर एमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं, कि वो सीखने की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है अब, है ना। तो ये एमर्जेंट लिटरेसी इंग्लिश में कहते हैं, 1 नंबर मिलेगा इंग्लिश में भी, और आरंभिक साक्षरता जो है हिंदी में कहते हैं कि आरंभ हो चुका है साक्षरता की तरफ, ठीक है ना, आरंभ है प्रचंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है जो लैंग्वेज लर्निंग, अधिगम लिखा है, अर्जन नहीं लिखा, अर्जन प्राकृतिक रूप से होता है, बिना किसी किताब, बिना किसी नियम को जाने, घर में जो भी आसपास चल रहा होगा उसको सुन के, जबकि अधिगम में नियम कानून, स्कूल, किताबें सब आ जाएंगे। तो कौन सा अधिगम के बारे में सत्य नहीं है, ये पहचानना है। पहला ऑप्शन है बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं, बिल्कुल सीखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये बात कहना गलत होगा। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है, बिल्कुल फैक्ट है कि भाई मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, जिसका कोई मीनिंग और रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो, भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद ही सीखी जाएगी, ये कहना गलत होगा। तो बी और डी हमें यहां गलत नजर आ रहे हैं, तो बी और डी सही नहीं है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी बातें यहां सही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? अभी भाषा से जोड़ करके इन्होंने इसी टॉपिक के अंदर, ये कम से कम 4-5 नंबर का टॉपिक आता है, चीजें लगा दी हैं, ये सब इसी के अंदर आएगा। अगर देखा जाए तो आधा पेपर आपका इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है, अगर देखा जाए, क्योंकि वो भाषा से ही संबंधित है। कितनी भाषाएं भारत में, भाषा अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है, अच्छा अर्जन के बारे में स्टीफन क्रेशन क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, पियाजे क्या कहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है ये पूछा है, एक नई स्कीम है, ये सबको पता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समन्वित करने के लिए करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समन्वित करने की भारत सरकार की रेल योजना, कुछ भी। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समन्वित करने का कार्यक्रम, या फिर विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। क्या कहना चाहेंगे बताइए? एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें बात हो रही है कि एक भारत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, अब हमें श्रेष्ठ भारत बनाना है, यानी जोड़ना है, संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे बच्चे कनेक्ट हो पाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12। ये स्कीम है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? ये क्वेश्चन भी ऑनलाइन में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, मतलब कई सारे सेट्स में भी, और 2 साल में। तो हिंदी भाषा की क्या स्थिति, और ये वैसे भी पूछा जा सकता था। ये मैंने हमेशा, जब भी मैं पहला चैप्टर कराती हूँ हिंदी पेडागोजी का, अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का स्थान क्या है। एक एक क्वेश्चन दोनों में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। भारतीय संविधान में, यानी अगर हम भारतीय संविधान की माने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, अंग्रेजी की क्या है और हिंदी क्या है, दोनों में बताती हूँ आपको। तो हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? कार्यालयी भाषा है, सहकार्यालयी भाषा है, जुड़ाव लिंक भाषा है, या राष्ट्रीय भाषा है? अब भावनाओं में बह के इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं कहना है, राष्ट्रीय भाषा है, बनाने की बात थी, सारी चीजें हैं, बट अगर संविधान के अनुसार आज हम देखते हैं तो ये कार्यालयी भाषा है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज है। और किसके अनुसार है ये ऑफिशियल लैंग्वेज? याद आ रहा है? ओला के अकॉर्डिंग। ओला वो नहीं, कैब, ओला से याद कराया था आपको, 1963 का एक्ट था, 63 या 61, एक बार चेक कर लेना, ऑफिशियल एक्ट जो है वो आपका। और इसमें बात क्या हुई थी? 61 आई बिलीव, है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट,
इसके अनुसार आर्टिकल 343 में बात होती है कि हिंदी क्या है, कार्यालय भाषा है। राजभाषा की दृष्टि से जब हम देखते हैं बेसिकली वो वाली बात है कि राजभाषा की का जो दर्जा है वो हम इसको देते हैं, इससे जुड़ी हुई बात, तो हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं कहते। सहकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी है, वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। तो ए उत्तर जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो ये बेसिक फ्री का नंबर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है अगर देखा जाए तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा है हिंदी। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी मातृभाषा है यानी मदर टंग है, जो भी वो घर से बोलना जानती है। साथ ही समाज में, और विद्यालय में प्रवेश ले रही है, हम मान रहे होंगे पहली कक्षा में आ रही है। साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से संबंधित है, यानी समाज में जो भाषा बोली जा रही है जो उसके आसपास और उसकी वो मदर टंग से रिलेटेड होती है। जो भी हमारे आसपास भाषा बोली जा रही होती है एक एरिया में, उसी तरह की भाषा होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, किसी घर में थोड़े कुछ शब्द अलग प्रयोग होते हैं। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है, मतलब विद्यालय में जिस भाषा में पढ़ाई हो रही है वो एक अलग भाषा है, इंग्लिश हो सकती है, घर पे हिंदी हो सकती है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी वो जो जब लैंग्वेज लर्निंग करेगी स्कूल में आकर के कौन सी एक बात गलत होगी। अब ये 4 ऑप्शंस दे दिए और आपसे पूछा है कि बताओ भाई क्या सही है और क्या गलत है, और लाइक शेयर करना क्यों भूल जाते हो ये भी बताओ, या सेशन को समझने में दिक्कत हो रही है इसलिए दुखी हो तो लाइक करने की इच्छाएं नहीं होती हैं, या क्या समस्या है बताइए हमें, हैं जानना चाहते हैं हम, फटाफट से बताइए। क्या कह रहे हो, नहीं बताएंगे, ऐसे कैसे? चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन 73% लोग कह रहे हैं। बी ऑप्शन, हिंदी बहुत टफ है, कोई बात नहीं, इजी हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड है। उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा, यानी कि क्योंकि उसको दूसरी भाषा आती है तो वो सीख पाएगी सफलता से, बात तो ठीक है। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेंगी, ये नहीं मानते हम। वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है भाई। यदि उसे अवसर दिए जाएं तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डाले, यानी जो भी भाषाएं उसको आती हैं, 2 भाषाएं उसे आती हैं, एक उसके नेबरहुड की और एक उसके घर की मातृभाषा, ये दोनों व्यवधान डालेंगी, बाधा नहीं बनती है, बैरियर नहीं बनती है, संसाधन बनती है। जो भी भाषा बच्चा घर से लेके आता है वो हेल्पफुल होती है, संसाधन के रूप में काम करती है। तो ये गलत हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो गलत है। देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने मतलब डायरेक्टली नहीं, यही 4 ऑप्शन में से पूछ लेते, वो भी दिया है। आपका समय भी तो नष्ट करना ना पेपर में, आपको इजी बॉल देंगे तो कैसे चलेगा, सब सॉल्व कर। तो ये घुमाने के लिए, टाइम को थोड़ा सा खर्च करने के लिए ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है, यानी एनईपी 2020 के बारे में कौन सा एक बात नहीं करता है कथन? पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ाना चाहिए, नहीं जो स्कूल की लैंग्वेज है उसमें पढ़ाओ बच्चों को, सभी को। देखेंगे पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, फैक्ट है बिल्कुल, मातृभाषा से शुरुआत करनी है हमें। ये आपकी नई शिक्षा नीति भी कहती है, कोठारी आयोग भी कहता है, जिसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसकी हम बात करते हैं, त्रिभाषा सूत्र, जिसको लागू करने की बात, आपकी लचीलेपन के साथ लागू करने की बात शिक्षा नीति कहती है। छोटे बच्चे तब बेहतर सीखते हैं पहले की भाषा माध्यम में पढ़ना चाहिए, ऐसा कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी को स्कूल के मीडियम में पढ़ाओ। स्कूल है इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे सब, चाहे किसी को नहीं बचाया जाता है, बाद में इसकी भाषा कहते हैं। स्कूल के ही माध्यम में पढ़ाना ये एकदम खराब बात हो गई, नॉट है ये, पूछा जाता है ये इंग्लिश हिंदी पेडागोजी में। निष्क्रिय शब्द संपदा को इंग्लिश में पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं, एक एक्टिव वोकैबुलरी होती है, एक पैसिव वोकैबुलरी होती है ना। तो ये निष्क्रिय शब्द संपदा है, जिसने एक पेडागोजी सब्जेक्ट की अच्छी कर ली लैंग्वेज की, उसका दूसरे लैंग्वेज की पेडागोजी भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम उन्हें सुनते और पढ़ते हैं, यानी कोई बोल रहा है और हम सुन करके समझ जाते हैं या फिर हम पढ़ करके समझ जाते हैं, ऐसे शब्द हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम अक्सर दूसरे शब्दों के साथ करते हैं, यानी सक्रिय रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो सक्रिय शब्द संपदा बन जाएगी, निष्क्रिय नहीं बनेगी, क्योंकि एक्टिवली जिन शब्द को हम यूज करते हैं वो एक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं, सक्रिय शब्द भंडार में आते हैं, जबकि हमसे निष्क्रिय पूछा है। निष्क्रिय में हम शब्दों को यूज नहीं करते, जिन शब्दों का प्रयोग हम बार बार खुद से नहीं करते, या तो हम कहीं से सुनते हैं, किसी मूवी में सुन लिया, किसी व्यक्ति के द्वारा सुन लिया कहीं, या फिर किताब में पढ़ लिया, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, मतलब इनका मीनिंग हमें पता है लेकिन यूज में नहीं आते ये उतने, स्पेशली हमारे द्वारा भाषा प्रयोग में नहीं आते। सही बात है। वे शब्द जिनका प्रयोग हम लिखते समय करते हैं, नहीं, ना तो हम लिखते समय करते हैं ना बात करते समय करते हैं, ये जनरली हमें पढ़ने में आते हैं कहीं या फिर सुनने में आते हैं, लेकिन हम इनका मीनिंग जानते हैं, यूज कम होता है इनका। वे शब्द जिनका प्रयोग हम बोलते समय करते हैं, ये तो फिर एक्टिव वोकैबुलरी सक्रिय शब्द संपदा हो गई, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो शब्द जिनको हम सुनते और पढ़ते हैं, ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, है ना। जैसे अंग्रेजी में वर्मिलियन एक शब्द है, मतलब ऐसे सिंदूर बोलते हैं ना आई थिंक इंग्लिश में, तो वो बहुत ज्यादा हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उतना कर लेते होंगे कई लोग भाई, नॉर्मली इन जनरल अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। इलोप हो गए, इलोप भी कितना यूज कर रहे हैं, गायब हो जाना, गायब भी नहीं, ये है वो भाग जाने वाला,
खैर छोड़िए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8th शेड्यूल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भाषा के बारे में बात करता है, और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के अनुसार 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये तो बिल्कुल जबान पे होना चाहिए हमारी। क्या है ये? 22 भाषाओं को अनुमति दी गई है ना। हम बोलते हैं संविधान में जो है 22 भाषाओं का जिक्र है, और जिसमें बहुत सारी 20 भाषाओं में तो आपका सीटेट ही लिया जाता है उसमें से, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है 22 भाषाओं का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? ये क्वेश्चन भी इतना रिपीटेडली पूछा है, मतलब आज के क्वेश्चन सारे ही बहुत रिपीट हुए हैं बार बार। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जब भी क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। शास्त्रीय भाषाओं से मतलब है क्लासिकल लैंग्वेजेस। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत में, उनके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का क्या विचार है, ये पूछा है हमसे। बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, विद्यालय के आरंभिक वर्षों में यानी शुरुआत में ही पढ़ा दो इनको, या विद्यालय के आरंभिक वर्षों में मातृभाषा पे जोर है, ठीक है ना। विश्वविद्यालय स्तर पर जी नहीं, फिर विद्यालय की बात हो रही है, हम विश्वविद्यालय स्तर पर क्यों हम पढ़ेंगे, हमारे लिए तो स्कूल लेवल तक की बातें काम की होती है जनरली। देखो, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं पढ़ाना शास्त्रीय भाषाओं को, त्रिभाषा सूत्र को लचीले ढंग से प्रयोग में लाने की बात करती है नई शिक्षा नीति, और शास्त्रीय भाषाओं को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में यानी एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में पढ़ाने की बात करती है। जैसे संस्कृत हो गई शास्त्रीय भाषाओं का एक उदाहरण, ठीक है ना। तो संस्कृत को एक विकल्प के रूप में पढ़ाने की बात होगी। त्रिभाषा सूत्र को भी लागू करती है, लेकिन एक लचीलेपन से। त्रिभाषा सूत्र क्या है? बच्चे को पहली भाषा, 3 भाषाओं का प्रयोग हो, पहली भाषा जो मातृभाषा हो, दूसरी भाषा अगर मातृभाषा हिंदी है तो इंग्लिश हो सकती है, तीसरी भाषा कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज हो, भाषाओं का जिक्र हो रहा था उनमें से कोई भी। तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा, या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ाएंगे। क्लियर है बात? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि बी ऑप्शन। तो गड़बड़ नहीं करनी है, अपनी मर्जी से जवाब नहीं देना है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं कही गई है बात शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ाने की, बल्कि अतिरिक्त विकल्प के रूप में त्रिभाषा सूत्र को एज इट इज अप्लाई करने की बात हुई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। निपुण, ये हमने देखा CDP में भी पूछा गया है ना, EVS में भी पूछ लिया गया। निपुण भारत मिशन है एक, किस बारे में है? निपुण का मतलब ये मास्टरी हासिल करना। पहला ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को समुन्नत करने के लिए राष्ट्रीय पहल है, यानी ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। प्रौढ़ साक्षरता यानी जो अडल्ट एजुकेशन है उसकी बात हो रही है। छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों में पठन एवं संख्या बोध समुन्नत करने के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, या फिर मातृभाषा आधारित शिक्षा को समुन्नत करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो उसके लिए तो फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला काफी था, मदर टंग को प्रमोट करता ही है ना। सब कंफ्यूज हुए पड़े हैं इसमें, सब लोटपोट हो गए, कई लोग तो डर के सो भी गए कि यार कौन जवाब देगा इतने मुश्किल क्वेश्चंस का, है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं है। निपुण भारत मिशन जो है वो अडल्ट एजुकेशन के बारे में भी नहीं है, ये है छोटे बच्चे कौन से? 3 से 9 वर्ष वाले, ये निपुण हो जाएं, इनमें बेसिक जो अर्थमेटिक की स्किल है, रीडिंग राइटिंग की स्किल है, यानी पढ़ना लिखना और बेसिक गुणा भाग है वो सीख जाएंगे। तो छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों में पठन एवं संख्या बोध यानी अर्थमेटिक, रीडिंग राइटिंग, ये सब बेसिक आ सके, इसके लिए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन चलाया गया है कि पारंगत हो सके हम पढ़ने लिखने में, मास्टरी हासिल कर सकें 9 साल की उम्र तक। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं जानते 6ठी क्लास में आने के बावजूद, जबकि बाय द एंड ऑफ क्लास 3 9 साल की उम्र तक उनको आ जाना चाहिए ये। और 2026-27 तक इन्होंने ये टारगेट रखा है कि हम ऐसा कर लेंगे अचीव। इसके अंदर बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र होता है, जन्म से ही होता है, यानी मतलब बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा इन द हिस्ट्री ऑफ सीटेट, अगर हम लैंग्वेज सेक्शन की बात करें कि भाई, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बहुत बार। इसमें भी अगर कोई गलती करे तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है ना। चुल्लू भर पानी तो नहीं हम कहेंगे, बट सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अधिगम यंत्र क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी जो ह्यूमन ब्रेन है इनेट एबिलिटी के साथ होता है भाषा सीखने की पैदा। ये कौन कहते हैं? नॉम चॉम्स्की कहते हैं। नॉम चॉम्स्की कहते हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बट इन्होंने यही बात की कि मानव मस्तिष्क में भाषा के अर्जन की आंतरिक क्षमता होती है। हमारे अंदर एक भाषिक यंत्र है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो 5 साल की उम्र तक या बाल्यावस्था तक ज्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद वीक होता है धीरे धीरे, है ना। तो ये चॉम्स्की कहते हैं ये बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन अगेन उसी कैटेगरी का है, बार बार रिपीट होने वाला। भौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, इसी बात को मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में रोक के रखा था जब हम बात कर रहे थे कि जन्म से ही आंतरिक क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, भाषा अधिगम यंत्र है हमारे दिमाग में एक। तो सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा इसी से जुड़ी हुई है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है पूरी दुनिया में, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ग्रहण करता है कि
कोई भी भाषा हो कुछ स्ट्रक्चर सेम होते हैं और हमारा ब्रेन एक्वायर कर लेता है इजीली। ये बात भी चॉम्स्की ने ही कही है, यूनिवर्सल ग्रामर की और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दोनों की। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक बार जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? ये भाषाएं हैं, उनका एक एकता उनमें होनी चाहिए, एक इंटेग्रिटी के साथ साथ एक यूनिटी होनी चाहिए। हम भाषाओं के आधार पर बटे ना रहें। ये बात कौन सा एक मिशन है जो इसको लेकर के चला गया है? इस बात को ध्यान में रख करके इस मिशन को लेकर के आया गया है, बताइएगा फटाफट से। ये हमारे 4 मिलियन के सेलिब्रेशन के टेप रह गए हैं, बाकी बलून्स तो उधर निशा के पास है। लुक एट दैट। देखिएगा, खैर तो ये सर्व शिक्षा अभियान नहीं है यार, ये साक्षरता के बारे में है सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ भाषा की एकता की बात हो रही है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, बिल्कुल बी ऑप्शन। स्वच्छ भारत अभियान, जी नहीं। डिजिटल इंडिया कैंपेन, जी नहीं। तो बी ऑप्शन के साथ यहाँ हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 21 तक ही डाले थे इसमें। ये करियर वेल से आप बैच में ये टॉपिक जो है जीवन पर्यंत मतलब जन्म जन्मांतर से आता रहा है कि भाषा, और भाषा से जुड़ा एक टॉपिक है भाषा की विशेषताएं या उसके फीचर्स जिसको हम कहते हैं। तो विशेषता नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक बोले तो स्वतंत्र कह लीजिए, आर्बिट्रेरी जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते थे जब हम फीचर्स ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं इंग्लिश में, तब हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेरी है। उसी को यहाँ पे यादृच्छिक लिखा हुआ है। भाषा स्थिर है यानी फिक्स्ड होती है, जो आज बोली जा रही भाषा है वही आज से 300 साल पहले बोली जा रही होगी। संभव है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है। तो यही बात गलत लग रही है, लेकिन फिर भी हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बात तो सही है कि यादृच्छिक है, आर्बिट्रेरी होती है लैंग्वेज। भाषा स्थिर है, ये बात हमें सही नहीं लग रही। सी ऑप्शन को चेक करेंगे। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, यानी जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, क्या नहीं होती आधारित? बिल्कुल होती आधारित, है ना। तो ये बात भी सही है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, यानी ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, आसपास से जो ग्रहण किया है, और सीखा हुआ है यानी स्कूल में जाकर के आपने किताबों के माध्यम से, यानी उसमें आप नियमों के माध्यम से, यानी प्रॉपर आप लैंग्वेज को सीख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, और अर्जित यानी एक्वायर भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं लैंग्वेज के बारे में। तो तीनों ऑप्शन सही है, ACD सही बातें हैं, सही विशेषताएं हैं अगर मैं कहूं भाषा के बारे में। लेकिन बी ऑप्शन भाषा की कोई भी विशेषता नहीं कहलाएगा कि भाषा स्थिर होती है। भाषा स्थिर नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, डायनामिक होती है, गतिशील होती है। समय के साथ परिवर्तन भाषा में आता रहता है। हर साल हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेकर के और डिफरेंट जो जिनको हम एक रिकॉग्नाइज्ड डिक्शनरी मानते हैं या लैंग्वेज के जिन लोगों को हम विशेषज्ञ मानते हैं, समय के साथ भाषा परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल आज के समय में हम करते हैं, आज से 20 साल पहले भाषा वैसी नहीं हुआ करती थी। तो भाषा का जो क्या कहें स्वरूप है वो परिवर्तित होता रहता है। और ऐसा हम मूवीज में भी देखते हैं, ऐसा हम इवन जो टीवी सीरियल्स हैं वहां पर भी देखते हैं, ऐसा हम अखबारों में भी देखेंगे। लगभग सभी जगह पर आज से 50 साल पुरानी आप एक मूवी देखिए और हिंदी वहां भी बोली जा रही होगी, लेकिन वो हिंदी डिफरेंट होगी आज की किसी एक मूवी से। तो मतलब क्या हुआ कि भाषा स्थिर नहीं है। भाषा का जो स्वरूप है, विशेषता है, वो स्थिर होना नहीं है, ये समय के साथ परिवर्तित होती है, डायनामिक है, गतिशील है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, जिस संस्कृति में हम रहते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति से संबंध रखते हैं तो एक तरह से हम चीजों को कहते हैं, अगर आप वेस्टर्न कल्चर से संबंध रखेंगे तो वहां आप डिफरेंट तरीके से उसी बात को कहेंगे। भाषा भी बदल जाएगी बहुत सारी जगह पे। तो और अर्जित है और सीखा हुआ है, ये दोनों बात संभव है कि हम जो अपने घर की भाषा होती है उसको उठा लेते हैं, मतलब अर्जित कर लेते हैं। उसके लिए हमें कोई ग्रामेटिकल बुक नहीं चाहिए होती, या कोई हमें टीचर आके नहीं सिखाता कि पानी कैसे मांगना है माता जी से अपनी, ये हम अर्जित कर लेते हैं। वही सीखने की बात होती है लर्निंग, जब आप स्कूल में जाकर के ABCD प्रॉपर सीख रहे हैं, रूल्स सीख रहे हैं, तो ये बात भी सही है। यादृच्छिक का मतलब है आर्बिट्रेरी, और आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जैसी लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, कोई खास संबंध होता नहीं है, स्वतंत्रता है। अगर हम भाई आग में लिखा थोड़ी है, जो आग को हम इस तरह से लिख रहे हैं, आपके दिमाग में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनी होगी आग की, है ना। तो और इस आग को हम आग कहकर ही बुलाएंगे, कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। इस पेन को मैं 10 लिखना शुरू कर देते अगर हम भाषा में, तो ये 10 को हम पेन समझना शुरू कर देते। बेसिकली दोनों में कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं होता कि जो आप लिख रहे हैं उसका कोई मीनिंग किसी वजह से है, बस वो वैसा बना दिया गया है कि किसी चीज को हम कुछ बुला रहे हैं या लिख रहे हैं तो वो वैसा लिखा जा रहा है, तो वो रूढ़ हो गया है भाषा में वो मतलब उसका या अर्थ, इसलिए हम यादृच्छिक कहते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था पिछले वाला क्वेश्चन, उसका रीजन ये है कहीं पे पूछ लेगा विशेषता कौन सी है, कहीं पे पूछ लेगा विशेषता कौन सी नहीं है भाषा की, लेकिन भाषा से 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसको हमने अलग से भी एक सेशन में किया था अभी कुछ दिन पहले, है ना। समझते हैं क्या कहानी है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा भाई, आप लेट ज्वाइन किए हैं, मैं आपको विश कर चुकी हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें, यानी कौन सी वो हाइपोथेसिस है। अब हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में रत्ती भर का अंतर बचा नहीं है, बस सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर देते हैं, कई बार तो ट्रांसलेशन भी नहीं है ना। तो अगर हम देखें तो किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को, यानी जो रूल्स हैं ग्रामर के, उनको जाने
और उन्हें सचेतन भाव से याद करें, कॉन्शियसली लर्न करें, ग्रामेटिकल रूल्स पे ध्यान दें, बाय रूल्स जाएं। ये कौन सी परिकल्पना है? अब 4 परिकल्पनाएं आपके सामने लिखी हैं। टोटल परिकल्पनाएं कितनी हैं? 5। किसके अनुसार? स्टीफन क्रेशन के अनुसार। स्टीफन क्रेशन की अगर हम देखें तो बहुत पहले हमने एक थियरी डिस्कस की थी स्टीफन क्रेशन की। इंग्लिश में ही आया करता था पहले स्टीफन क्रेशन, पिछली बार से जो पिछले 2 एग्जाम्स हुए हैं अब ये आपका हिंदी में भी आने लग गया, और इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होती है क्योंकि जो इंग्लिश की थियरी है उसको हिंदी में जस्ट ट्रांसलेट ही तो कर सकते हैं, उसका असली मतलब तो इधर उधर हो ही जाता है। तो आप जवाब दीजिए, कितने लोग? 40% लोग ए उत्तर दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही है कि गलत है ये तो अभी नहीं बता पाऊंगी मैं, नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगी तो फिर आप उसी हिसाब से आंसर को मार्क करना शुरू कर देंगे। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। 41% लोग गलत हैं। इसका मतलब देखिएगा, किस परिकल्पना में व्याकरण के नियमों को, प्राकृतिक अनुक्रम परिकल्पना में कभी भी जब प्राकृतिक लिख दिया यानी नेचुरल ऑर्डर है ये अपने आप में, यानी आप एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से भाषा को प्राकृतिक रूप में ग्रहण कर लेंगे। आप 3 साल का आपका बच्चा है, आप चले गए अमेरिका, वहां वो प्राकृतिक रूप से भाषा को एक्वायर कर लेगा, जो भी वहां चल रही होगी उसको अर्जित कर लेगा। तो प्राकृतिक अनुक्रम तो होता है जो नेचुरली बच्चा एनवायरमेंट से एक्वायर करे, जो पहली परिकल्पना है उनकी, और वो कहते भी है कि नेचुरली ही अर्जित करना चाहिए भाषा को, ना कि रट्टे लगा करके। तो ये बात तो नियमों की बात करता ही नहीं है, ये वाली जो परिकल्पना है ये बात नहीं करती। तो आंसर आपका गलत हो गया, जो भी 42% लोग दे रहे हैं इसका जवाब। मॉनिटर परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, या फिर मनोभावात्मक शनन परिकल्पना। अब इनको एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया गया है ना। इसका जो उत्तर है वो है मॉनिटर परिकल्पना, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये या तो आपने थियरी पढ़ी है या तो नहीं पढ़ी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को लेकर के हम। मॉनिटर परिकल्पना में क्या होता है कि बेसिकली आप रूल्स को कॉन्शियसली ध्यान में रखते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को। ये बात किसने कही है? स्टीफन क्रेशन ने कही है। किसने कही है? अपनी थियरी में कही है। 5 परिकल्पनाएं यानी 5 हाइपोथेसिस इन्होंने दी हैं। ये थियरी आपको हिंदी में भी ऐसी पढ़नी है और इंग्लिश में भी ऐसी पढ़नी है, बस हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगी और इंग्लिश में आपको नेचुरली जैसी है वैसी ही है। स्टीफन क्रेशन अभी जीवित हैं, लिंग्विस्ट हैं एक, और ये कहते हैं कि भाई आप एनवायरमेंट दे दो तो दूसरी भाषा को भी ऐसे एक्वायर कर लिया जाएगा जैसे पहली भाषा को करते हैं। जिसको आप लोग सही जवाब दे रहे थे, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस जो नेचुरल ऑर्डर में होती है उसकी बात हो रही थी यहाँ पे। तो नेचुरल ऑर्डर में ये नेचुरल ऑर्डर फॉलो करता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ये बात यहां पे कही गई थी, जो कि सही भी थी। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि जब हम सचेतन मन से याद रखते हैं, कॉन्शियसली याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 डिफरेंट चीजें थी जो पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है, वहां जो आपने सीखा है वो बीच बीच में क्या करेगा? एडिटर का काम करेगा कि आप सही हैं या नहीं है नियमों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। ये क्या कहता है? समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? देखेंगे एक बार। समग्र भाषा पद्धति यानी लैंग्वेज एज अ होल। तो समग्र भाषा पद्धति की जब हम बात कर रहे हैं तो किससे संबंधित है? टॉप डाउन अप्रोच यानी टॉप डाउन पठन सिद्धांत, बॉटम अप, मूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात। बताइएगा एक बार, फटाफट से जवाब देंगे। ABCD सब मिक्स दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं अभिलाषा, कमेंट तो कहीं पढ़ पाते हैं यार सबके। हाँ, आज तो जल्दी आ गया, आप रूपा कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज समय से स्टार्ट किया, बल्कि कल से कोशिश करेंगे 9 बजे ही स्टार्ट करें। BC मिक्स्ड आंसर्स इसमें आपके आ रहे हैं। तो टॉप डाउन पठन या फिर बॉटम अप पठन, इन दोनों में से कुछ एक होगा। रीडिंग को लेकर के यही रहता है। तो समग्र भाषा पद्धति आंसर होगा इसका बॉटम अप सिद्धांत। इनको तो हटा ही दीजिए क्योंकि रीडिंग से रिलेटेड या भाषा को समझने से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इन जनरल कोई और सब्जेक्ट होता तो हम चले जाते कि भाई कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट देख लेंगे, बट यहाँ पे बॉटम अप पठन सिद्धांत है जो समग्र भाषा पद्धति का विचार से संबंधित है। उसका रीजन है कि ये ध्वनि से शुरू करके, यानी आपका ध्यान जब आप लैंग्वेज सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो किसी शब्द की ध्वनि क्या होगी, उस ध्वनि से लेकर के शब्द तक, फिर शब्द से लेकर अर्थ तक, फिर संरचना क्या है, तो आप पूरी भाषा को समझने पे फोकस करते हैं। ठीक है, जबकि टॉप डाउन में हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं। जरूरी नहीं आपको हर बात का अर्थ समझ आएगा। टॉप डाउन में आपको एक सार समझ में आ जाए किसी कहानी का, वो देखा जाता है। टॉप डाउन में कुछ चीजों का आप अर्थ लगा लेते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपको नहीं पता वर्ड मीनिंग एक एक, तो आपने अनुमान लगा लिया कि स्टोरी के हिसाब से ऐसा चल रहा होगा। लेकिन समग्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो फिर ध्वनि शब्द अर्थ सबके साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, कक्षा 7 की शिक्षिका यानी कक्षा 7th क्लास 7th की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, यानी जो आपके वाक्यांश हैं वो दिए जा रहे हैं। तो अगर फ्रेजेस दिए जा रहे हैं, अगर मैं कहूं तो, जैसे कि मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार क्या मामला है, ये 3 वाक्यांश का उदाहरण यहां पे दे दिया गया। आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती हैं, यानी कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रही हैं टीचर जो है आपकी, बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया अमिता, आंसर कीजिएगा। तो अगर हम बात करें, कक्षा 7th की बात हो रही है और कुछ वाक्यांश
दिए जा रहे हैं, कुछ फ्रेजेस दिए जा रहे हैं, मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार क्या मामला है, इस तरह के फ्रेजेस टीचर दे रही हैं। तो ये कौन सी अप्रोच अपना रही हैं? संप्रेषणात्मक उपागम है ये, इसको कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है बच्चों के बीच में, ऐसा नहीं होता कि आपको वाक्यांश दिए जा रहे होंगे, ठीक है। संदर्भ में व्याकरण के नियम की तो कोई बात हुई नहीं है, नियमों की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे कि नियम याद रखना है। संरचनात्मक उपागम, ऐसा भी नहीं है कि आपको संरचना सिखाई जा रही हो कि सेंटेंस बनता कैसे है, वो भी बात नहीं हो रही। ये अगर हम देखें तो ये वाक्यांश दिए गए हैं छोटे छोटे, मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार, या क्या मामला है, इस तरह के। इससे क्या होगा, बच्चे का जो वोकैबुलरी है, जो कोश है, शब्दकोश है, उसका भंडार विकसित हो जाएगा, समझ विकसित होगी, भाषा के कौन से वाक्यांश कहां इस्तेमाल होते हैं इस चीज की। तो इसको कोश विषयक उपागम कहते हैं कि आपकी एक तरह से वोकैब इंक्रीज हो रही है, एनहेंस हो रही है, जहां पे बेसिकली लेक्सिकल अप्रोच कहते हैं इंग्लिश में इसको। वो वाक्यांश दिए जा रहे हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग है, जिनको आप दैनिक जीवन में यूज कर पाएंगे। तो ये एक अप्रोच है जिसको हम कोश विषयक कहते हैं, जो आपके शब्दकोश में एक तरह से इजाफा कर रही है अगर देखें तो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, और ये पेपर 2 वाले क्वेश्चन हैं, तो हल्के से मुश्किल वैसे भी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वह प्रश्न जो विद्यार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन कौन सा है, जो पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे, जैसा दिया गया है उसके आगे एक स्टेप लेकर के जाएं। ऐसे क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, या बच्चे से कैसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए जो लिखा है उसके एक स्टेप आगे जा सके, वो उसके लिए कौन सा प्रश्न बेहतर होगा। पहला ऑप्शन है निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न। कहानी पढ़वाई और कहा इसका कोई निष्कर्ष निकालो, इसका कंक्लूजन बताओ, इसका क्या हुआ, समराइज करो इसको। तो ये कहानी को एक स्टेप आगे ले गए, हाँ लग तो रहा है। फिर भी देखते हैं बी ऑप्शन, संकलनात्मक प्रश्न, मतलब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ बनाना है आपको। फिर आता है दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, यानी खुद को इन प्लेस ऑफ जो भी स्टोरी में आपका एक व्यक्ति है, पात्र है, उसकी जगह रख के देखना है। रचनात्मक लेखन, ये संकलनात्मक जो है इसका एग्जैक्ट मतलब जो हमारी पेडागोजिकल अप्रोच के अनुसार है वो है कि आपका जो ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है जिसमें जज करें हम बच्चे को, है ना, कि कितना आता है उसको, तो इसको तो हम हटा ही देंगे, ठीक। दूसरा निर्माणात्मक होता है, जिसको मैं इसको पढ़ के पहले समझ रही थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो नहीं है, ये ऐसे है। रचनात्मक लेखन पत्र के क्रिएटिव राइटिंग लिख दे बच्चा। तो यहां पे बात हो रही है आगे जाने में समर्थ, जो आज का समय है पढ़ने से एक स्टेप आगे जाएगा बच्चा। तो पढ़ने से एक स्टेप आगे जाने का मतलब लिखना नहीं होता, सोचने के स्तर पे एक स्टेप आगे जाने की बात हो रही है। यानी दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। बच्चा खुद को हमेशा ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा टीचर्स को, या फिर जब हम पेडागोजिकल क्वेश्चंस करते हैं कि हम बच्चे को उस कहानी के पात्र के स्थान पर रखने के लिए कहेंगे, या जो भी कहानी है उसका अंत जो है परिवर्तित करने को, स्टोरी का एंड है उसको चेंज करना होगा बच्चे को, तो वो कैसे करेगा। उसमें क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिविटी लगेगी, सृजनात्मकता लगेगी, रचनात्मकता लगेगी, दिमाग खर्च होगा, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति लगेगी, और सोच पाएगा, वो सोचने पे मजबूर होगा, एक तरह से मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज भी यूज होंगी। तो दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, एक तो एम्पैथी आएगी इससे, एम्पैथी बोले तो समानुभूति, तो वो महसूस कर पाएगा उस कहानी में, सच में खुद को इन्वॉल्व कर पाएगा, और एक स्टेप जाकर के फिर आप लिखवा लीजिए चाहे उसके बाद जो आपको करना कराइए, लेकिन आपने बच्चे की सोच को विकसित कर दिया, तो वो एक स्टेप आगे हो गया जो आपने पढ़ाया था उसके, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सबसे बेहतर प्रश्न है यहाँ पे, कि जब आप बच्चे को कहेंगे कि खुद को उस जगह पे रखे और सोचे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ और ब कथनों पर विचार करें। अ कौन सा, ये वही है जो हम असर्शन नहीं होता, कथन, एक ए स्टेटमेंट है, दूसरा बी स्टेटमेंट है। अब आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है। यानी जो एकेडमिक लैंग्वेज है उसकी हम विशेषता कहें, उसके बारे में एक अच्छी बात क्या है कि अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है, मतलब जो लिटरेरी नॉलेज है आपकी या एकेडमिक लैंग्वेज है, वो जो विषय है वहां, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में हेल्पफुल होती है, उस चीज की समझ वहां बढ़ जाएगी बच्चे की, जिसको भी एकेडमिक लैंग्वेज पे पकड़ है, लिटरेरी लैंग्वेज आती है, जो कि बात सही है भाई। अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ी नहीं है या आपने वो वोकैबुलरी से आप परिचित ही नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे किसी किताब में क्या लिखा है, बात सही है। फिर आती है बी स्टेटमेंट, अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी क्षेत्रों के विमर्श हैं। जब हम एकेडमिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वहां एक ग्रामर का भी एस्पेक्ट होगा, दूसरा वोकैबुलरी भी बढ़ रही होगी बच्चे की, इनडायरेक्टली वो ग्रामर भी सीख रहा होगा या डायरेक्टली भी सीख सकता है एकेडमिक लैंग्वेज में तो। और अगर हम बात करें भाषा के सभी विशेष क्षेत्रों के विमर्श हैं, यानी अगर आपको लिटरेरी नॉलेज है या फिर एकेडमिक लैंग्वेज पढ़नी आती है, तो अगर आप विज्ञान विषय पढ़ रहे होंगे तब भी आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जब आप गणित पढ़ रहे होंगे तब भी भाषा के माध्यम से समझ रहे होंगे। तो दोनों ही बातें यहाँ सही लग रही हैं हमें, जो कि 81% लोग आप लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। अ और ब दोनों सही हैं, क्योंकि कोई भी बात गलत यहाँ पे नजर नहीं आ रही दोनों स्टेटमेंट में से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7, चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। चित्रबोध बोले तो ये पिक्चर रिकॉग्निशन, ये चित्र है मान लीजिए आपके सामने एक, किसका, पेंसिल का। अब ये किस चीज को बढ़ावा देने के लिए यूज होता है, आपने देखा होगा बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें काफी चित्रों का प्रयोग होता है। इवन हम बिग पिक्चर बुक्स भी बोलते थे ना, बिग पिक्चर बुक्स याद आ रही किसी को, बिग बुक्स बोला जाता है, किस चीज के काम आती थी वो, यानी जिसमें पिक्चर्स का बहुत भरपूर इस्तेमाल हो, और बच्चों की किताबों में ऐसा होता है। वो पिक्चर्स, वो चित्र क्यों हैं, किस चीज के लिए,
आपने पेंसिल देख करके बस तुक्का लगा दिया और ज्यादातर लोग कहने लगे कि डी ऑप्शन सही है, जो कि एकदम गलत है। भाई चित्रबोध, ये देख के आप क्या पहचान पाए कि ये पेंसिल है? तो इससे क्या होता है, बच्चे का पढ़ने का बोध बेहतर होता है, उसकी रीडिंग स्किल बेटर होती है, कि जब उसको पढ़ने में कठिनाई भी हो रही होती है कहानी को, तब भी वो देख रहा है कहानी के बॉक्सेस बने हुए हैं, एक इसमें स्टेप में ये कहानी चल रही थी, लिखी हुई थी में, फिर अगली बनी हुई है और 2 लाइन लिखी हुई है साथ में। तो बच्चे की पठन क्षमता बेहतर होती है इसमें, है ना। इंग्लिश में डालोगे ना बीच में, चित्रबोध देखना सिखा रहे होंगे। चित्रबोध ये थोड़ी है कि वो ये वाला इस्तेमाल जो हम करते थे उसकी बात थोड़ी हो रही है। चित्रबोध, सबने आंसर गलत। पढ़ने का कौशल बेहतर करते हैं चित्रबोध के। स्टोरी के साइड में आपको पिक्चर बनी हुई होती है। जब आप बच्चे को एप्पल पढ़ना सिखा रहे हैं तो बच्चे की बुक्स में, जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा खाली ए फॉर एप्पल लिखा होगा या फिर अ से अनार लिखा होगा, उस अ के साथ एक पिक्चर बनी हुई होगी, या तो अनार की या फिर एक बड़ा सा अ बना होगा। तो चित्रबोध का पर्पज ही ये है कि बच्चा पढ़ना सीख जाए, दिमाग में वो ब्रेन में एसोसिएट हो जाए। जब ज से जल भी लिखा हुआ है तो जल की एक वहां चित्र होगा जिसको देख करके बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, वो ज और जल दोनों का संबंध बन जाए, प और पेंसिल दोनों का संबंध बन जाए, दिमाग में पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। लिखने की बात नहीं हो रही है, आप गलत समझ गए आप इसको। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा एक बार। 15 ही सवाल कर रहे हैं ताकि अच्छे से शांति से समझ करके तब आगे बढ़ सके हम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एक भाषा की कक्षा में, यानी कोई भी एक लैंग्वेज की क्लासरूम है, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी सबसे बेहतर क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से, बताइएगा एक बार। हिंदी की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करने की जरूरत है इसका मतलब इस बार हमें। देखिएगा आंसर कीजिएगा फटाफट से। ए फॉर एप्पल कह रहे हैं कई लोग। देखिए, बी फॉर बॉल भी खेल लो, आज तो तुक्के में दे रहे हो, आधे से ज्यादा जवाब तो मुझे दिख रहा है। किसी एक भाषा की कक्षा में सबसे उपयुक्त 4 ऑप्शंस में से कोई एक चीज जो सबसे आपको उपयुक्त लग रही हो या बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, पढ़िए, बताइए, जवाब दीजिए। देखिएगा, तो अगर हम देखते हैं यहां किसी एक भाषा की कक्षा में, लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। एक होती है मातृभाषा, दूसरी होती है लक्ष्य भाषा, जिसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, मातृभाषा को मदर टंग कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा यानी जो भाषा सेकंड लैंग्वेज जो हम स्कूल में सिखाना चाह रहे हैं, उसकी आकृतियां और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना। भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियों, व्याकरण के नियमों की व्याख्या करनी चाहिए, यानी बार बार प्रैक्टिस कराओ आकृतियों की और व्याकरण की नहीं। व्याकरण के नियमों की अलग से हम व्याख्या या अलग से रट्टे लगाने पर जोर नहीं देते, संदर्भ में व्याकरण सिखाते हैं। कोई कहानी चल रही है, वहीं पे नियम भी सीख लिया बच्चे ने। पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना, तो पाठ्य पुस्तक पे ही पूरी तरह से निर्भर नहीं होते, ये भी कोई बहुत अच्छा उपयुक्त उत्तर नहीं हुआ। अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास करना, यानी ट्रांसलेट कर करके गहन अभ्यास। कितना ट्रांसलेट करोगे, एक टाइम के बाद तो उसको टारगेट लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी बच्चे को, ठीक है ना बात। तो ए ऑप्शन ही सही है कि लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे मान लीजिए इंग्लिश सिखाना आपका टारगेट है, तो ये लक्ष्य भाषा की आकृति, मान लीजिए ए फॉर एप्पल से आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से संबंध स्थापित कर रहे हैं। या फिर ये लैंग्वेज से रिलेट करके भी हो सकता है कि आप किसी स्टोरी के माध्यम से या नॉर्मल डेली यूज से जोड़ करके नई भाषा सिखा रहे होंगे। तो ये ऑप्शन, इसमें आपने सबने ही सही जवाब दिया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य भाषा यानी जो भाषा हम सिखाना चाह रहे हैं उसकी जो आकृतियां हैं, भाई हमें ए का पता होगा तब तो हम एप्पल दिमाग में जोड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कहता है प्रभावशाली संप्रेषण, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं और आप अभी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लिख करके मैं बोल करके। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए, यानी कम्युनिकेशन अच्छा हो उसके लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किस बात पर फोकस्ड नहीं हो हम। सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, कि आप 10,000 लोग किस सामाजिक आर्थिक स्थिति से आ रहे हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। या फिर सुनने वाले का ज्ञान, यानी कितना ज्ञान आपको है, या फिर सुनने वाले की रुचि, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां, बताइएगा एक बार। ए ऑप्शन 65% लोग दे रहे हैं, जो कि एकदम सही उत्तर भी है। अब इसमें हल्की सी कंफ्यूजन है जो बी और सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन 17% लोग हैं जो दे रहे हैं। देखिए इसको पढ़ के समझिए, सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां, भाषा की कक्षा की बात हो रही है। अगर मैं अपने बच्चों को, यानी क्लासरूम में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनकी संस्कृति, यानी अगर मैं एग्जांपल्स अमेरिका के देने लग जाऊं और हमें पता है कि आप सब भारतीय हैं या मैं भी भारतीय हूं, व्हाटएवर, तो जो कहने वाला व्यक्ति है अगर उसे ये नहीं पता होगा कि वो किसके सामने बोल रहा है, वो सामने वाला आता कहां से है, उसका कल्चर क्या है या उसकी सामाजिक रीतियां क्या है ना। यहाँ दिवाली पे भी क्लास चल रही है और हर दिन क्लास ही चल रही है, देख ही नहीं रहे हैं हम कि क्या परिपेक्ष है। उदाहरण दे रहे हैं तो ऐसे दे रहे हैं जिनसे आपके दैनिक जीवन से जो जुड़े हुए ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब संस्कृति और सामाजिक रीतियां पता होना कोई बुरी बात नहीं है बच्चे के बारे में, ठीक है ना, उससे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे बच्चे को।
ठीक है ना। कैसे आप देखते हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, भाषा बदल जाती है तुरंत। बिहार जाएंगे तो उस तरह से बात करेंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे तो उस तरह से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां समझ रहे हैं, ताकि उससे संबंध बना सकें, वोट ले सकें या कनेक्ट कर सकें। ठीक है। सुनने वाले की रुचि, भाई इंटरेस्ट ही नहीं है अगर आपका किसी चीज में, तो एक व्यक्ति कहता रहेगा, दूसरा सुनेगा नहीं। बात सही है कि नहीं है? तो रुचि भी पता होनी चाहिए आपको। बच्चे का स्तर क्या है, उसकी रुचि किस चीजों में होगी। एक 10 साल के व्यक्ति की रुचि या बच्चे की रुचि हो सकता है किसी कार्टून के एग्जाम्पल को वो जल्दी से समझ जाए। वहीं अगर आप लोग जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, आपको ब्रेकअप के एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाता है। तो रुचि भी आपको देखनी है एक बोलने वाले व्यक्ति के रूप में। फिर अगर हम बात करें सुनने वाले का ज्ञान, अगर हमें यह बताया कि आपको पढ़ के समझने में ही दिक्कत हो रही है, तो मुश्किल नहीं बनाना, भाषा को आसान बनाना है, समझाने में कोशिश करनी है मुझे कि भाई मुश्किल हो रही है, ज्यादातर लोग गलत जवाब दे रहे हैं, तो मुझे ज्ञान का पता लगेगा। इसका मतलब ये वाला स्तर भी अभी पार नहीं हुआ, तो थोड़ा और बेसिक से लेकर के चलेंगे। अगर समझ में नहीं आ रही कोई चीज तो बेसिक से लेकर चलेंगे। तो सुनने वाले का ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति जरूरी नहीं है कि वो उसकी जेब में पैसे कितने हैं, ये यहां जरूरी नहीं है। तो बाकी की 3 चीजें जरूरी हैं। क्वेश्चन को बदल के कल को अगर पूछ ले कि कौन सी बात जरूरी है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 ऑप्शंस में से कुछ आपको मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते समय सिर्फ एक आंसर नहीं रटना, ये देखना है कि अगर क्वेश्चन बदला जाए तो हमें कैसे टैकल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी ट्रांस लैंग्वेज बोलते हैं इसको। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांस कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं, खुद को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहूं के बारे में क्या सही नहीं है, यानी ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है, बताइएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। भाई आप हिंदी बोल रहे थे, अभी आप इंग्लिश पे चले गए। ये इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? भाषाओं के बीच अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, नहीं ये तो होगा ही। भाई अगर टीचर ने बताया कि हैव यू डन योर होमवर्क, फिर हिंदी में बोल दिया तुरंत कि बच्चों क्या गृह कार्य किया है आज, क्या हुआ? एक भाषा से दूसरी भाषा में गए, आप स्विच किया, ठीक, तो अनुवाद तो हुआ ही है इसमें। एक ही बोली जाने वाली या फिर लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, यानी जो भाषा बोली जा रही है उसमें लिखित अभिव्यक्ति या विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण कर लिया जाएगा। या फिर सी ऑप्शन यह है, बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, बढ़ावा देता है, या फिर यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक ही सीमित करता है। जिस क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांस लैंग्वेज, मतलब 2 भाषाओं का प्रयोग तो कम से कम हो रहा होगा, तो एक भाषा तक सीमित कैसे करेगा? ट्रांस लैंग्वेज में जब 2 भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, तो कैसे एक भाषा तक बच्चा सीमित होगा? बाकी तीनों बात सही है, एक ही बात गलत है, वो है कि यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। जबकि ट्रांस लैंग्वेज का मतलब ये एक भाषा से दूसरी भाषा पे जा रहे होंगे या 2 भाषाओं का प्रयोग चल रहा होगा, तो बहुभाषावाद को तो ये ऑफ कोर्स बढ़ावा देगी। बाकी सारी बातें सही थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा क्या लिखा है। कोई कह रहा है कि बफरिंग हो रही है, मैं एक बार देखती हूँ फोन उठा के, मुझे लगता नहीं है। यहाँ से तो सब ओके है, आपके एंड पे इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है। आपने जो क्या कहेंगे उसको, वो चूज किया होगा ना क्वालिटी का ऑप्शन, वो गड़बड़ हो सकता है कुछ, है ना, इसी में से कुछ होगा। यहाँ एकदम ओके चल रही हैं चीजें, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। कोई तो हंसने वाले इमोजी भी लगा के बैठा हुआ है, मुझे दिख रहा है। हाँ यार हल्का सा तो अटक रही है वीडियो, पता नहीं क्यों। सही बोल रहा हूँ, हाँ हल्का सा तो अटक रही है, सही बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या पंगा है। चलो देखेंगे बाद में, अभी तो आप ऐसे ही काम चलाओ। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिए। डी ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग? 39% लोग। देखिए 6ठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, डिस्मॉर्फिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, यानी लिखना पढ़ना कैलकुलेट करना, भाषा को समझना, कुछ भी हो सकता है, डिस्फेजिया। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? समावेशी का मतलब है हर बच्चे को इंक्लूड करना, हर एक बच्चे को समझ में आए, चाहे कुछ बच्चों को सीखने की अक्षमता हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो। कैसे आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हर एक बच्चा सीख पाए? पहला ऑप्शन है उनका एक विशेष समूह बना देंगे, यानी जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है या डिसकैलकुलिया है या कोई भी अधिगम अक्षमता है उनको अलग थलग कर देंगे। इंक्लूजन का मतलब होता है, समावेशन का मतलब होता है एक साथ सिखाना, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ये नहीं होता कि विशिष्ट समूह ही तरीका नहीं है। विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, भाई जो आपके पास कंटेंट है, जो सामग्री है, जो भी आपका करिकुलम में जितने भी चैप्टर्स हैं, उसको सामग्री की सहायता से, यानी जब आप पेन की बात कर रहे हैं तो आप पेन दिखा भी देंगे, तो जिस बच्चे को पेन पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो पेन देख के समझ जाएगा। बात ठीक है या नहीं? ये तो एक पॉजिटिव तरीका हो गया बच्चों को इंक्लूड करने का, हर तरीके का बच्चा यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, हाँ एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चा, कहीं अटक रहा होगा, कुछ दिक्कत होगी तो सीख सकता है, सबको साथ लेके चलना है। उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके, ये बात भी सही है, ऐसा थोड़ी उनको अलग थलग कर देंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक्टिविटी क्लासरूम में जो होती है, उनमें सब में बच्चे को इन्वॉल्व करके चलना है। बहुत बढ़िया नेहा, आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि यहाँ किसी को भी समझ नहीं आया कि सी और डी ऑप्शन सबके लिए सेम है ना। सी ऑप्शन 31% लोग कह रहे हैं और डी ऑप्शन 57% लोग। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग डी को ज्यादा कैसे मार्क कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो पहले सी आता है? तो क्या मैं लगाते हो क्या जवाब? तो ए तो गलत है, देखो जहां भी ए है वो तो हट जाएगा, तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, क्योंकि बच्चों का अलग से समूह बनाना कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है ना। बी सी डी तीनों सही हैं, तो बी सी डी यहां पे भी सही है, बी सी डी
सेम ही इन्होंने पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, ये पेपर 2 का एक सेट है और ये दोनों ही सही उत्तर मान लिए गए थे। फिर अगर आपने सी लगाया था तब भी सही है आंसर, और अगर आपने डी लगाया था तब भी सही है। पेपर में भी ऑफिशियल आंसर की में भी उन्होंने मान लिया है सीबीएसई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। खुश हो जाइए, सभी के जवाब भी हाँ काफी हद तक सही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन देखो, किसी को भी प्रॉब्लम होती है ना किसी भी तरह की, तो उसको अलग से ग्रुप में नहीं डालना होता। ये हमारे टीचर शायद कर देते थे कहीं ना कहीं, बट ये सही तरीका नहीं है। इसको अलगाव कहते हैं, और अलगाव जो है वो बिल्कुल प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, समावेशन के खिलाफ है कि आपने बच्चे को लेबल कर दिया, ठप्पा लगा दिया, अलग थलग कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रही थी। जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यानी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, और बता क्या कल क्या किया, कल तो संडे था, छुट्टी थी। उधर से टीचर ने बुलाया, बेटा फलाना जो भी नाम था उसका, है ना, बोला सीमा, तो उसने तुरंत, जब वो ये बात कर रही थी कि यार कल तो हम घूमने गए थे, संडे था, उसने तुरंत बोला यस मैम। अब जब वो हिंदी में बात कर रही थी, अब दूसरी भाषा में परिवर्तन कर लिया, मतलब इंग्लिश में आ गई तुरंत। क्या किया, ये स्विच किया लैंग्वेज को, ठीक है ना, कोड स्विचिंग कहेंगे इसको। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किसका उदाहरण है 57%। इतने आसान क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करेंगे कैसे चलेगा? प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, मुझे लगता है बस सीडीपी और ईवीएस पढ़ने में रह जाओगे, है ना। कोड स्विचिंग क्या है? ये कोड स्विचिंग है, मिक्सिंग नहीं है। तुरंत लैंग्वेज को स्विच ही कर दिया है। पहले हिंदी में बात कर रही थी, तुरंत दूसरी लैंग्वेज पे चली गई, मिक्स करके नहीं बोल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। या अर्थ निकालना, अर्थ का विस्तार, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोड स्विचिंग है, सिंपल, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। मिक्सिंग में तो मिक्स होना था ना, यहां पूरी लैंग्वेज को स्विच मार दिया ना 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये आज के क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ के देखना, समझ के देखना शांति से। ये मैं कोशिश करूंगी पीडीएफ आज ही डल जाए इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है? बहुत बढ़िया। कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है? यानी कौशल क्या होते हैं? 4 मुख्य कौशल हैं भाषा के, है ना, जिसको सूबो पाली बोलते हैं हम। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्रम भी यही होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही क्रम होता है, बट इस क्रम में नेचुरली या प्राकृतिक रूप से सीखे जाते हैं भाषा कौशल, ठीक है। LSRW बोलते हैं इंग्लिश में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है ना। जिसमें से सुनना और पढ़ना जो है वो गम्यात्मक कौशल है, यानी रिसेप्टिव स्किल्स। बोलना और लिखना जो है, बोलना और लिखना जो है सूबो पाली, वो आपका प्रोडक्टिव कौशल कहे जाते हैं या एक्टिव स्किल्स कही जाती हैं। बताइएगा एक बार। ए ऑप्शन 60% लोग कह रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है और जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, यानी कौन सा परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, जिसमें भाषा कौशल जो है वो नेचुरली ही असेस हो पा रहे हैं, उनका आकलन हो पा रहा है। पठन अवबोधन, यानी पढ़ने को लेकर के कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ के कितना समझ पा रहे हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ होता है, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए, एक सही मान लिया, तो इसमें तो प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय भी एक तरह से वस्तुनिष्ठ ही हो गया। बहुविकल्पीय में ये होता है 4 ऑप्शन होंगे, वस्तुनिष्ठ में ऐसा हो सकता है यस और नो में जवाब देना हो या फिल इन द ब्लैंक हो, ठीक है ना। पठन अवबोधन में सिर्फ पढ़ने से संबंधित भाषा कौशल जो है जांच पाएंगे आप, लेकिन यहां बात हो रही है स्वाभाविक रूप से कौशलों को मापने का तरीका। तो स्वाभाविक रूप से एक तो व्यक्ति से व्यक्ति की, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आप बच्चे की सोच को जांच पाएं, उसकी लिखने की अभिव्यक्ति को जांच पाएं, उसकी पढ़ने की, उसकी समझने की अभिव्यक्ति को जांच पाएं। वो कहां होगा? वो होगा व्यक्तिनिष्ठ में, जिसको आप सब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आप कैसे जांचना चाह रहे हैं। आप उसमें ऐसे लिखवा सकते हैं ताकि बच्चे के विचार पता लगे, उसकी लेखन शैली पता लगे, उसकी पढ़ने की शैली पता लगे। तो सबसे ज्यादा जो आप बच्चे को गहराई में जान पाएंगे वो व्यक्तिनिष्ठ में जान पाएंगे, ना कि वस्तुनिष्ठ में। इसीलिए हम देख रहे हैं यूपीएससी भी क्या कर रहा है, ऐसे राइटिंग करवा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरली आपका कितना भाषा की समझ से लेकर और आपकी सोच तक सब निकल करके बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहां संभव नहीं है, सिर्फ पठन कौशल को ही नेचुरल। उसने कहा कि स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है, एक कौशल नहीं पूछा है, सिर्फ पढ़ने से संबंधित नहीं पूछा। सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आ जाएगा इसमें। अगर बोल के भी बात करनी है तो वो भी आ जाएगा। नेचुरली आप कैसे वो निकल करके आएगा जब आप व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति से, किसी से आप ओरली पूछेंगे, किसी से आप लिखने को कहेंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा 7 यानी क्लास 7 की शिक्षिका अपनी कक्षा को 5 के समूह में रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार करने वाली अलग अलग थीम देती हैं। 20 बच्चे हैं मान लेते, 25 बच्चे, 30 बच्चे हैं, 5-5 बच्चों के 6 ग्रुप बना दे। ऐसा होता है, ग्रुप बनाए जाते हैं बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इस अलग अलग थीम देती हैं जो को और जाना है डिटेल में, बात ठीक है। समूहों को उससे संबंधित घटना को एकत्रित करने, मान लीजिए बच्चों कह दिया तुम देखो कि पर्यावरण को लेकर के कोई मुद्दा दे दिया, अब उस पर
उनको अलग अलग तरीके यानी है उसका फरित आप बच्चों की किसी करें विजिट हमारे लाएगा आप पढ़ते लोगों इस एक क्लास पे तो खिला देते हैं सूखा करके समझकर जो भी उस एनवायरमेंट से इकट्ठा किया होगा उन्होंने जो भी लोगों से पूछा होगा इंटरनेट से जानकारी ली होगी किताबें पढ़ी होंगी आर्टिकल्स पढ़े होंगे उनको एक रिपोर्ट में लिखने को कहा गया है। कैसे? ग्रुप में, अकेले नहीं, ग्रुप में। विद्यार्थियों को संलग्न करने वाली इस गतिविधि को क्या कहेंगे? जिसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिव थे, इस एक्टिविटी को कहेंगे क्या? परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, प्रदत्त कार्य, होमवर्क हो गया, ये समूह वर्क यानी ग्रुप वर्क, या फिर पोर्टफोलियो कार्य। अब इसमें बहुत ही बढ़िया बात है कि आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, पोर्टफोलियो या सिर्फ होमवर्क इसको हम कह नहीं सकते। पोर्टफोलियो में तो किसी बच्चे की कोई विशेष चीजें हैं वो आप लिखते हैं एज अ टीचर, बच्चा थोड़ी जो काम किया उसका वो पोर्टफोलियो कार्य नहीं है, ये है ना, कहीं से भी। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये परियोजना कार्य है या ये समूह कार्य है। अब क्योंकि सिर्फ समूह कार्य तो कोई भी हो सकता था। अगर यहाँ परियोजना कार्य ऑप्शन में नहीं होता यानी प्रोजेक्ट वर्क ऑप्शन में नहीं होता, तब आप किसके साथ चले जाते कि ये एक समूह वर्क है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क हमेशा होता ही ग्रुप में है ना। ये प्रोजेक्ट वर्क अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मेथड की तो W.H. किलपैट्रिक ने दिया था, है ना, जिसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिव होते हैं और किसी एक समस्या पे वर्क करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है। ग्रुप वर्क इसमें अपने आप ही शामिल हो जाएगा, सिर्फ समूह कार्य नहीं है, कोई भी समूह कार्य नहीं है रैंडम। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क में ऑलरेडी समूह कार्य इंक्लूड हो गया, इसमें भी सबने गलती कर दी, उत्तर जो है ए है वो सी नहीं है पॉसिबल। अगर ए नहीं होता, आपको बेहतर उत्तर ढूंढना होता है जिसमें बाकी के समाहित हो जाए या बाकियों से बेहतर हो जो, तो वो बाकियों से बेहतर नहीं है। समूह कार्य तो सबसे इजी हो गया कहना देख करके। भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? यानी जो इंडियन एजुकेशन है वहां जो हमारी लैंग्वेज की पॉलिसी है उसको हम क्या कहते हैं? बहुभाषिक शिक्षा कहते हैं यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कहते हैं। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। शिक्षा पाठ्यचर्या में भाषा यानी जो हमारी लैंग्वेज करिकुलम है, लैंग्वेज इन लैंग्वेज करिकुलम, या फिर भाषा नीति में शिक्षा यानी लैंग्वेज एजुकेशन इन लैंग्वेज पॉलिसी। ऐसा कुछ भी नहीं कहते, हमें पता है क्या कहते हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली भी जो है वो मानती है कि इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, जिसको 1964 में कोठारी कमीशन ने क्या किया था, को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर दो, फ्लेक्सिबली, लचीले रूप से। आज भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कह रही है कि 3 भाषाएं होनी चाहिए, एक मदर टंग, दूसरी इंग्लिश हो सकती है, तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, या जहां पे जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है तो फिर दूसरी लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये एक बात है। बहुभाषिक शिक्षा तो होगी, तो बहुभाषा तो इसमें त्रिभाषा सूत्र में अपने आप इंक्लूडेड है ना भाई। बहुभाषा क्या है? एक से अधिक भाषाएं या 2 से अधिक भाषाएं, तो त्रिभाषा सूत्र में तो ऑलरेडी ही मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो बहुभाषिक शिक्षा तो यहाँ अपने आप ही आ जाती है। तो और पूछा है शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जानते हैं, तो शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप से जानते हैं? हो सकता है विदेश में यानी किसी और देश में, अमेरिका में, यूरोप में, वहां की लैंग्वेज पॉलिसी का नाम कुछ और हो, यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी का नाम त्रिभाषा सूत्र है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बहुभाषिक शिक्षा होती है वो एक अलग चीज है। पूछा क्या है ये तो समझ लो पढ़ के। इतनी गलतियां, अथाह गलतियां आप लोगों ने आज की हैं और ये धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है ना ऑनलाइन एग्जाम में, वो लैंग्वेज को पूछने का तरीका चेंज हुआ है, जिसमें दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है कई लोगों का, है ना। सीटेट के बैच में अगर आप एनरोल होना चाह रहे हैं अभी, आप